परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को जानने के लिए और ये जो मार्केट होता है ये इक्विलिब्रियम पे कब होता है ये समझने के लिए आपको क्लास 11th का चैप्टर मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन समझना होगा। इसमें मदद करेंगे हम लोग आपकी, यानी कि स्कोरशाला आप लोगों के लिए लेके आया है ये पूरा चैप्टर इन दिस सिंगल वीडियो। इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर से जुड़ी थ्योरी के साथ साथ में जो कर्व है वो भी आपको अच्छे से समझने को मिलेंगे। आज से अपन एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर अपन जितने भी मार्केट्स अपन ने पढ़े हैं इन सभी मार्केट्स का अपन इक्विलिब्रियम देखने वाले हैं। ओके, सो देखो सबसे पहली चीज अब मेरे बोलते ही आपके दिमाग में क्या आया कि यार इक्विलिब्रियम ये क्या होता है, तो इसको भी मैं समझाऊंगी इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। अब मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे प्राइस, क्वांटिटी ये सब कैसे डिटरमाइन होती है, क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। सो देखो हमारा आज का जो टॉपिक है इट इज मार्केट इक्विलिब्रियम। ओके, सो इसको अपन थोड़ा सा सिंगल तरीके से समझते हैं। मार्केट अपन अच्छे से समझ चुके हैं, अब तक अपन मार्केट ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। सो मार्केट इज व्हाट, एक ऐसा फिनोमेनन है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां पे बायर्स और सेलर्स है ना, जहां पे buyers and sellers comes into the contact and what do they do? क्या करते हैं यहाँ पे buyers and sellers? They exchange what? Goods and services। ठीक है, यहाँ पे exchange होता है goods and services का। So यहाँ पे मैं emphasize कर देती हूँ यहाँ goods and services। ठीक है, तो ये अपना मार्केट होता है। सो फार अपन ने मार्केट को इतना तो अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अभी अपन को फोकस किस पे करना है? अभी अपन को फोकस करना है कुल मिलाकर के इस पे, इक्विलिब्रियम क्या होता है। यहाँ पे से मैं ये चीज हटा देती हूँ, इक्विलिब्रियम क्या होता है इसको मैं एक बार आपको अच्छे से समझाती हूँ। तो देखो इक्विलिब्रियम वर्ड जब भी आप आता है ना तो अपने दिमाग में आप लोग क्या क्लिक करेंगे? सिचुएशन of rest. It is a situation of rest. Rest की situation है ये इक्विलिब्रियम, यानी कि it is a situation of rest। अब रेस्ट की सिचुएशन होने का क्या मतलब है कि हमारे मार्केट के अंदर जो दो कंपोनेंट्स होते हैं है ना, बायर्स एंड सेलर्स, वो दोनों ही इस सिचुएशन से बिल्कुल भी हटना नहीं चाहते हैं, यानी कि रेस्ट की सिचुएशन पे आ चुके हैं और यहाँ से ये लोग बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी शिफ्ट नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, अभी तक क्लियर हुआ? सो इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां से बायर्स और सेलर्स बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं होना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे ये दोनों बहुत ज्यादा क्या है, खुश है। ओके, खुश होने का मतलब क्या है कि देखो जो बायर्स हैं वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे किसी कमोडिटी को मार्केट में खरीदने के लिए आए हैं। ठीक है, और यहाँ पे खुशी खुशी वो उस कमोडिटी के 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए देने के लिए रेडी है। ठीक है, ये तो हो गया बायर का पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पे अपन एक बार सेलर का पर्सपेक्टिव देखते हैं। सो देखो सेलर का पर्सपेक्टिव क्या होता है कि वो भी उस पर्टिकुलर कमोडिटी को उस पर्टिकुलर प्राइस पे बेचने के लिए रेडी होना चाहिए। करेक्ट। ये इस सिचुएशन में हमारा बायर और हमारा जो सेलर है वो दोनों खुशी खुशी उस पर्टिकुलर कमोडिटी को उस पर्टिकुलर प्राइस पे बेचने के लिए और खरीदने के लिए रेडी हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर बायर कहे कि नहीं मैं इस प्राइस पे इसको नहीं खरीदूंगा, ठीक है, इसको या तो कम करो, प्राइस को कम करो, और सेलर कहे नहीं हम प्राइस को कम नहीं करेंगे, अगर आपको खरीदना है तो इसी प्राइस पे खरीदें इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों के दोनों नाराज हो जाएंगे, है कि नहीं, और वो हमारे इक्विलिब्रियम की सिचुएशन बिल्कुल नहीं होगी। करेक्ट, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होने का मतलब ही यही है कि यहाँ पे हमारे दोनों बायर्स एंड सेलर्स जो हैं वो खुशी से इस चीज को एक्सेप्ट कर ले, इस प्राइस को, इस क्वांटिटी को एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, सो ये हो जाता है आपका इक्विलिब्रियम। इट इज अ सिचुएशन और इट इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट जहां से हमारे बायर्स और हमारे सेलर्स बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी प्राइस है उस प्राइस पे जो बायर्स है और जो सेलर्स है वो जो कमोडिटी है उसको परचेज करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ठीक है, उसको सेल आउट करने के लिए, परचेज करने के लिए बिल्कुल
रेडी हैं. सो इट इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. ओके, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं. ठीक है, सो हमने ये देख लिया कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, किस तरीके से बायर्स और सेलर्स जो है वो यहाँ पे वर्क करते हैं. अब इसको अपन एक बार थोड़ा सा मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहती हूँ. ठीक है, ये देखिए, हमें पता है अभी तक अपन ने ये देखा था, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है. ठीक है, सो अभी तक अपन ने क्या देखा है, डिमांड एंड सप्लाई अपन ने पढ़ा है. अपन ने किन चीजों के बारे में फोकस किया था कि भाई हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, राइट. और अपना जो सप्लाई कर्व होता है वो कैसा होता है, वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है. करेक्ट, यही अपन ने देखा है कि अपना सप्लाई और प्राइस का रिलेशन कैसा होता है, ये अपनी सप्लाई है, ठीक है, ये अपनी प्राइस है. इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. अगर प्राइस बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, सप्लाई को बढ़ाना. अगर प्राइस कम होगी तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, सप्लाई को कम कर देगा. और वहीं पे अगर अपन बात करें डिमांड की एंड प्राइस की, तो यहाँ पे इन दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहता है, इनवर्स रिलेशनशिप रहता है. अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी. करेक्ट, इस रिलेशन की वजह से ही हमारा जो डिमांड कर्व है वो कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, राइट. इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. और इस पॉजिटिव रिलेशन की वजह से हमारा जो सप्लाई कर्व है वो कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग. क्लियर. अब यहाँ पे देखो, अपना डिमांड और सप्लाई एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट, इसको अपन मार्क कर देते हैं E. ठीक है, E पॉइंट जो है हमारा, ये क्या है अपना, दिस इज आवर इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम. ओके, जहां पे हमारी डिमांड और हमारी सप्लाई दोनों कैसे हैं, हमारी डिमांड और हमारी सप्लाई दोनों बराबर हैं. ठीक है, ओके. सो इस पॉइंट को अपन मार्केट इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं, जिस पॉइंट से हमारा सप्लायर और हमारा जो बायर है वो बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं होना चाहता है. करेक्ट. सो ये मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है, यहाँ पे इजी बना दिया है आप लोगों के लिए. ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो चीज और होती हैं. हमको पता है हमारा वाई एक्सिस पे क्या होती है, हमारी वाई एक्सिस पे होती है प्राइस, है ना. एक्स एक्सिस पे अपने पास में क्या होती है, क्वांटिटी. करेक्ट. अब देखो, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो प्राइस होती है और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो क्वांटिटी होती है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. ठीक है, सो ये आपकी प्राइस डिटरमाइन हो गई है यहाँ पे, और ये आपकी क्वांटिटी डिटरमाइन हो गई है यहाँ पे. करेक्ट. अब इससे मैं आपको एक चीज और समझाती हूँ. देखो, मार्केट में क्या होता है, हम जो भी गुड्स यूज करते हैं, इन गुड्स की एक पर्टिकुलर प्राइस होती है. परफेक्ट कंपटीशन की अगर अपन बात करें तो इन गुड्स की पर्टिकुलर प्राइसेस होती हैं. ठीक है, अब क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो प्राइसेस है ये तय कौन करता है, ये जो प्राइसेस है ये तय पता है किसके थ्रू होती है, ये प्राइसेस तय होती हैं मार्केट फोर्सेस के थ्रू. किसके थ्रू, इधर मैं नोट डाउन कर देती हूँ आप लोगों के लिए, मार्केट फोर्सेस के थ्रू. और ये फोर्सेस कौन से हैं, ये फोर्सेस और कुछ और कोई नहीं, आपके एक तरफ है डिमांड और दूसरी तरफ है आपकी सप्लाई. सो मार्केट फोर्सेस के थ्रू ही क्या होता है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन की अपन बात कर रहे हैं, तो परफेक्ट कंपटीशन में हमारे जो भी गुड्स होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर प्राइस होती है. ठीक है, अब वो जो प्राइस है वो तय किसके थ्रू होती है, वो मार्केट फोर्सेस के थ्रू तय होती है. जहां पे हमारी डिमांड और हमारी सप्लाई मिल जाएगी, वही प्राइस हमारी क्या हो जाती है, उसकी फिक्स हो जाती है. ठीक है, कि ये जो गुड है, ये जो बिस्किट का पैकेट है, ये इतने रुपए में ही मार्केट में सेल आउट होगा. ठीक है, और जो क्वांटिटी होती है वो भी यहाँ पे फिक्स हो जाती है. करेक्ट. सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्राइस को डिटरमाइन करते हैं. किस तरीके से, मार्केट फोर्सेस के थ्रू.
मार्केट फोर्सेस के थ्रू आपकी जो प्राइस है वो डिटरमाइन होती है, ठीक है। ये जो ई पॉइंट है आपका, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और जहां पे ये दोनों आपके इंटरसेक्ट हो रहे हैं इसको अपन मार्केट इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे आपकी डिमांड और आपकी सप्लाई जो है दोनों वो क्या है, बिल्कुल बराबर है, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो आगे आने वाले वीडियो के अंदर अपन एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड की भी बात करेंगे, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको हिंट दे देती हूँ। जैसे सपोज करो कि अगर अपन यहाँ पे प्राइस को कर दें कम, ठीक है, प्राइस हमने कर दी कम, अब क्या हुआ, हम इस पॉइंट से नीचे आ गए, ई पॉइंट से अपन कहाँ आ गए, नीचे आ गए, यानी कि अपन अब इक्विलिब्रियम पे तो बिल्कुल भी नहीं है, अपन आ गए हैं नीचे। जैसे सपोज करो प्राइस हो गई अपनी P1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सप्लाई अपनी क्या हो गई, कम हो गई, और डिमांड अपनी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, ठीक है। कैसे हुई इसको समझो, तो देखो प्राइस क्या हो गई, कम हो गई है तो डिमांड बढ़ गई, ठीक है। प्राइस क्या हुई है, कम हुई है, तो सप्लाई क्या हुई है, कम हुई। यही तो रिलेशनशिप होता है, जब प्राइस कम होती है तो जो सप्लायर होता है वो क्या करता है, कम सप्लाई करता है। तो प्राइस के कम होते ही सप्लायर ने बोला कि भाई अब हम ये क्वांटिटी सप्लाई नहीं करेंगे, हमें नुकसान पहुंचाएगा, तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को कम कर देंगे। लेकिन बायर्स ने कहा कि नहीं, अब तो कम प्राइस हो गई, कम प्राइस पे तो हम ज्यादा चीजें खरीदेंगे, ज्यादा बिस्किट के पैकेट खरीदेंगे, तो इनकी डिमांड इतनी बढ़ गई। पहले ये इतने डिमांड कर रहे थे, अब ये इतना डिमांड करने लगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या क्रिएट हो गया है, यहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब इस डिसइक्विलिब्रियम को वापस से इक्विलिब्रियम तक आने के लिए क्या करना होगा कि प्राइस को कहीं ना कहीं बढ़ाना पड़ेगा, ओके, प्राइस को कहीं ना कहीं बढ़ाना पड़ेगा। तो प्राइस को जैसे ही हम बढ़ाएंगे यहां से, तो हम वापस इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएंगे, करेक्ट। अब देखो, अब एक और सिचुएशन में आपको बताती हूं। अब सपोज करो कि प्राइस आपकी बढ़ गई, करेक्ट, प्राइस बढ़ गई, तो क्या हुआ है, प्राइस के बढ़ते ही, जैसे ही प्राइस बढ़ी है तो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो देखो डिमांड क्या हो गई, यहाँ पे कम हो, पहले जो बायर है वो इतना डिमांड कर रहा था, अब वो सिर्फ इतनी सी डिमांड करेगा, है ना। और प्राइस के बढ़ते ही सप्लायर क्या करेगा, अपनी सप्लाई को बढ़ाएगा, तो प्राइस के बढ़ते ही यहाँ पे देखो सप्लाई बढ़ गई, ठीक है। लेकिन वापस वही सिचुएशन हो गई, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे हम अभी भी नहीं है। सो दोनों की जो यहाँ पे समझ है, यानी कि दोनों अनहैप्पी हैं यहाँ पे। अब दोनों क्योंकि यहाँ पे अनहैप्पी हैं, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उस तरीके से वर्क करना पड़ेगा कि भाई हम वापस से कहाँ पे आ जाए, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाए। तो प्राइस वापस से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और बायर्स और जो हमारे सेलर्स हैं वो वापस इस ई पॉइंट पे आ जाएंगे, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है। सो ये दोनों सिचुएशंस के बारे में भी अपन बात करेंगे। इन दोनों सिचुएशंस को अपन एक अलग अलग टर्म के नाम से जानते हैं। जहाँ पे डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, उसे अपन एक्सेस डिमांड के नाम से जानते हैं। और जहाँ पे सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है, तो उसे एक्सेस सप्लाई के नाम से अपन जानते हैं, ठीक है। सो ये दो टर्म्स होती है बेसिकली आपकी, एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई। जहां पे सप्लाई ज्यादा होगी दैट इज एक्सेस सप्लाई, जहां पे डिमांड ज्यादा होगी वहां पे एक्सेस डिमांड, ठीक है। इसके बारे में भी अपन डिटेल में बात करेंगे। अभी फिलहाल आपको मार्केट इक्विलिब्रियम समझना है, करेक्ट। जो आपकी क्वांटिटी होती है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इसको आपको समझना है। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, इसको आपको समझना है। मार्केट इक्विलिब्रियम पे आपका डिमांड और सप्लाई किस तरीके से वर्क करते हैं, इसे आपको समझना है, करेक्ट। सो आई होप कि ओवरव्यू आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस आज के इस वीडियो का। सो क्विकली जो इसके नोट्स हैं उसकी तरफ भी अपन एक बार देख लेते हैं। डेफिनेशंस हैं, ठीक है। सो देखो, चीजों को ऐसा समझना भी जरूरी है और चीजों को साथ में इस तरीके से भी समझना जरूरी है, करेक्ट। क्योंकि आपको लिखना तो ऐसे ही होगा, कंसेप्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे पहले, फिर आपको रिटन फॉर्म पे आना पड़ेगा, जिससे कि आपके जो दोनों चीजें हैं वो पैरेलल वर्क करें, ओके। कंसेप्ट भी क्लियर हो आपका, और आपको जो नोट्स मेकिंग है ना, जिस तरीके से आप एग्जाम में मतलब लिखोगे, वो जो चीजें हैं वो भी आपके अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। सो ये क्या है प्रॉपर, दिस इज अ काइंड ऑफ मार्केट, ठीक है। तो ये एक मार्केट है। मार्केट की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो मार्केट क्या होता है, इट इज अ मैकेनिज्म, एक तरीके का मैकेनिज्म है, या फिर एक तरीके का अरेंजमेंट इसे अपन कह सकते हैं, दैट ब्रिंग बायर्स एंड सेलर्स, जो कि बायर्स और सेलर्स को, है ना, एक साथ लेके आता है। जहां पे क्या होता है, कमोडिटी
सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, करेक्ट. So it is a mechanism or arrangement that brings buyers and sellers of a commodity or services together. ठीक है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा मार्क कर देती हूँ. Commodity or services together, buyers and sellers, okay, and allows them to complete the act of selling and buying. और यहाँ पे किस तरीके का एक्ट होता है? यहाँ पे सेलिंग एंड बाइंग वाला एक्ट होता है. ठीक है, एक्ट ऑफ सेलिंग एंड बाइंग ऑफ द कमोडिटी और सर्विसेज एट म्यूचुअली अग्रीड प्राइसेस. अब यहाँ पे म्यूचुअली अग्रीड प्राइसेस, इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसी प्राइस है जहां पे हमारा सेलर और हमारा जो बायर है वो दोनों खुश हैं, है ना, और हैप्पीली एक्सेप्ट कर चुके हैं. करेक्ट. सो आई होप कि मार्केट क्या होता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम. अब मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है? सो यहाँ पे अगर आपको ये तराजू दिख रहा होगा, इससे भी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जहां पे हमारी डिमांड और हमारी सप्लाई दोनों बराबर हो, इसे अपन किस नाम से जानते हैं? मार्केट इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं. देखो, डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, करेक्ट. सो इट इज अ कंडीशन इन विच सप्लाई इक्वल्स डिमांड फॉर अ स्पेसिफिक गुड. किसी भी स्पेसिफिक गुड की जो सप्लाई और जो उसकी डिमांड है, जब वो बराबर हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि भाई उस पर्टिकुलर गुड का जो मार्केट है वो इक्विलिब्रियम में है. ओके, देयर इज नो टेंडेंसी फॉर प्राइस टू मूव व्हाइल द मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम. जब भी मार्केट इक्विलिब्रियम में होता है आपका, तो यहाँ से जो प्राइसेस हैं वो कम ज्यादा नहीं होती हैं जनरली तो, और अगर होती भी है तो वापस से जो मार्केट के फोर्सेस हैं उनके थ्रू वो कहाँ पहुंच जाती है? वो ऊपर की तरफ चली जाती है या फिर नीचे की तरफ आ जाती है और आकर के इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आज मतलब वापस से स्ट्राइक कर जाती हैं. करेक्ट. सो देयर इज नो टेंडेंसी है यहाँ पे. ठीक है, सो देयर इज नो टेंडेंसी फॉर प्राइसेस टू मूव व्हाइल द मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, ओके. A competitive market is in balance at the market cost if the amount provided, that is the quantity supplied, rises to the amount requested, that is quantity demanded. So अगर मार्केट में कोई ऐसी कंडीशन है जहां पे आपकी डिमांड और आपकी जो सप्लाई है वो दोनों ही बढ़ रही है, मतलब अगर आपकी डिमांड बढ़ रही है तो आपकी जो सप्लाई है इसे भी क्या होना चाहिए? इसे भी कहीं ना कहीं बढ़ना चाहिए. ओके, सो अगर ऐसा होता है तो हम ये चीज कह सकते हैं कि हाँ, मार्केट अभी भी इक्विलिब्रियम में ही वर्क कर रहा है. सो इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू यूनिफॉर्मिटी ऑफ द अमाउंट सप्लाइड एंड द डिमांडेड अमाउंट डिमांडेड. सो इक्विलिब्रियम क्या है? एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी है. ठीक है, एक कांस्टेंट चीज है कि भाई कांस्टेंट रेट में अगर सप्लाई भी बढ़ रही है तो कांस्टेंट रेट में आपकी जो डिमांड है उसके अंदर भी चेंज होना चाहिए. अगर वो कांस्टेंट चेंज हो रहा है तब भी हम यही कहेंगे कि भाई मार्केट हमारा इक्विलिब्रियम में ही है. करेक्ट. ओके, नाउ इक्विलिब्रियम प्राइस के बारे में अपन बात कर लेते हैं. इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है? जैसे ये वाली जो भी प्राइस होगी, सपोज 5, सो इसको अपन इक्विलिब्रियम प्राइस के नाम से कंसिडर करेंगे. ठीक है, सो द इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस एट विच द अमाउंट डिमांडेड एंड सप्लाइड आर इक्वल. जो अमाउंट यहाँ पे डिमांड किया जा रहा है और जो सप्लाई किया जा रहा है और जिस प्राइस पे किया जा रहा है वो प्राइस आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाएगी. करेक्ट. A condition of no change is termed equilibrium. ठीक है, जहां पे एक ऐसी कंडीशन जहां पे किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं चाहिए उसे अपन इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं. So unmistakably at the equilibrium price both purchaser and vendor are in the situation of no change. So इस प्राइस पे, है ना, जहां पे आपकी सप्लाई और आपकी डिमांड इक्वल है, इस प्राइस पे आपका जो वेंडर है और आपका जो परचेजर है वो ऐसी सिचुएशन में है जहां पे वो किसी भी तरीके का चेंज नहीं चाहते हैं. दे डू नॉट वांट एनी सिंगल चेंज. ओके, सो हाइपोथेटिकली एट दिस प्राइस द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिमांडेड बाय द परचेजर्स इज इक्विवेलेंट टू द सम प्रोवाइडेड बाय द वेंडर्स. सो हाइपोथेटिकली क्या हो रहा है? जो भी यहाँ पे डिमांड है ना, बाय बायर्स इज इक्विवेलेंट to the provided by the sellers. Okay, as a result supply and demand are in the sync of equilibrium price.
तो इससे हमारे पास में क्या आ जाता है, ऐसी सिचुएशन में हमारे पास में प्राइस जो आती है वो हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस रहती है, करेक्ट। सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस, ओके। नाउ अब अपन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को कंसिडर करते हैं। सो ये हमारी प्राइस हो गई थी, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये जो है हमारी इट इज नोन एज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, करेक्ट। So the term equilibrium quantity alludes to the number of goods provided in the marketplace when the amount provided by the vendor precisely coordinates with the amount demanded by the purchasers. So ये वो amount of goods हैं जो कि जो seller है वो बेचने के लिए बिल्कुल ready है और जो buyer है वो उतना का उतना खरीदने के लिए ready है, ठीक है। So ये कहाँ पे lie करता है, ये equilibrium point पे lie करता है, correct. So it is an idea inside the branch of knowledge of market equilibrium or market balance and is identified with the idea of equilibrium price. यानी कि जैसे कि अपन ने equilibrium price के बारे में बात करी थी, same as it is हमारा equilibrium quantity भी होती है, correct. The equilibrium quantity is the quantity demanded and supplied at an equilibrium price. इस price पे जो भी quantity यहाँ पे supply की गई है वो किसके बराबर है, जो क्वांटिटी यहाँ पे डिमांड की गई है, ओके। आज के इस वीडियो के अंदर अपन प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ओके। सो प्राइस डिटर्मिनेशन होता क्या है इसको हम सबसे पहले समझते हैं। सी हमें पता है कि हमारे मार्केट के अंदर बहुत तरीके के गुड्स होते हैं, ठीक है, और हर एक गुड की अपनी एक इंडिविजुअल प्राइस होती है। अब क्या आपने कभी इस चीज के बारे में सोचा है कि इन गुड्स की जो प्राइसेस होती हैं इन्हें सेट कौन करता है, ओके। सो देखो इन अ वे अपन ने कहीं ना कहीं इस बारे में बात करी थी कि मार्केट फोर्सेस का बहुत बड़ा रोल होता है प्राइसेस को सेट करने में, ठीक है। अब ये जो प्राइसेस सेट होती हैं अपन इसी को ही प्राइस डिटर्मिनेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन क्या होता है, जब भी किसी गुड की प्राइस तय होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें पता है कि मार्केट के अंदर दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं बायर्स, राइट, और दूसरे होते हैं सेलर्स, करेक्ट। अब किसी भी कमोडिटी की जब प्राइस सेट होती है, प्राइस तय होती है, तब सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि भाई जो खरीदने वाले हैं वो भी उस प्राइस पे खुशी खुशी उसको खरीद ले और जो सेलर्स हैं यानी कि जो बेचने वाले हैं वो भी उस प्राइस को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। अब मतलब कुल मिलाकर के ये है कि बायर्स और सेलर्स दोनों ही जो भी प्राइस तय हुई है उस प्राइस को इजीली एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। अगर ये दोनों ही इस प्राइस को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वही प्राइस इसकी डिटरमाइन कर दी जाती है उस गुड की, ठीक है। सपोज अपन एक गुड ले ले, एक बिस्किट का पैकेट ले ले, तो वो उस बिस्किट के पैकेट की प्राइस क्या होनी चाहिए, उस बिस्किट के पैकेट की प्राइस वही होनी चाहिए जो कि एक सेलर बेचना चाहता है और बायर भी उस पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदना चाहता है। सपोज यहाँ पे दोनों ने तय कर लिया कि ठीक है 5 रुपीज हम फिक्स करते हैं, सेलर्स भी बोल रहे हैं कि चलो ठीक है 5 रुपए में हम बेचेंगे और बायर्स को भी लग रहा है कि हाँ ठीक है 5 रुपए में हम इसको इजीली खरीद सकते हैं, हमारे लिए ज्यादा महंगा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे उस बिस्किट के पैकेट की जो प्राइस है वो क्या डिटरमाइन हो गई, वो हो गई यहाँ पे ₹5, ओके। सो यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि हमारे बायर्स और सेलर्स दोनों ही खुशी से उस प्राइस को एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे हम बोल रहे हैं कि जो प्राइस है वो यहाँ पे अपन 5 ले लेते हैं, करेक्ट। सो देखो बायर्स के लिए भी ये प्राइस यही रहेगी और सेलर्स भी उसी प्राइस पे बेच रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज समझ पा रहे होंगे कि इधर डिमांड और सप्लाई जो है वो दोनों कैसी हो गई, बराबर हो गई, करेक्ट। यानी कि जो बायर्स हैं वो उस बिस्किट के पैकेट की जो प्राइस है, उस बिस्किट के पैकेट को जो डिमांड कर रहे हैं वो कर रहे हैं 5 रुपीज के अकॉर्डिंग, राइट। और जो सेलर्स हैं वो भी खुशी से बेचने के लिए तैयार हैं, किस प्राइस पे, 5 रुपीज में, करेक्ट। सो यहाँ पे क्या हुआ है, आपके उस पर्टिकुलर कमोडिटी की जो डिमांड है और जो सप्लाई है वो दोनों इक्वल हो गई। अब जिस पॉइंट पे आपकी डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाती है उस पॉइंट को अपन किस नाम से जानते हैं, उस पॉइंट को अपन इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको अपन किस नाम से जानते हैं,
मार्केट इक्विलिब्रियम, करेक्ट। सो मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में ऐसा नहीं है कि अपन ने कभी पढ़ा नहीं, ऑफ कोर्स अपन ने मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में बहुत बार समझा है। हमने हमेशा से इसकी डेफिनेशन जो समझी है वो क्या है डेफिनेशन, कि जहां पे मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड दोनों बराबर हों, ठीक है। सो अगर मार्केट इक्विलिब्रियम की हम डेफिनेशन की बात करें, सो मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है? इट इज अ सिचुएशन वेयर मार्केट डिमांड इज इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई, ठीक है। और इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां से जो सेलर्स होते हैं वो बिल्कुल रेस्ट में आ जाते हैं, है ना, वो बिल्कुल भी फ्लक्चुएट नहीं करना चाहते हैं, और बायर्स भी जो हैं वो भी खुशी खुशी उस प्राइस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो इसको अ स्टेट ऑफ रेस्ट के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको जो इक्विलिब्रियम है इसको मैं थोड़ा सा आपको एक टेबल के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है, फिर उसका ग्राफ हम समझेंगे और फिर अपन रिटन पोर्शन पे आएंगे। सो देखो यहाँ पे एक तरफ अपन ले लेते हैं प्राइसेस को, एक तरफ अपन लेते हैं डिमांड, और एक तरफ अपन लेते हैं सप्लाई, राइट। प्राइसेस अपन ले लेते हैं, ओके। अब देखो, अब अपन को पता है कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रही है वैसे वैसे डिमांड क्या होगी? कम होगी, है ना। अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या हो जाती है? डिमांड अपनी कम हो जाती है। ये अपन ने किसके अंदर पढ़ा था? लॉ ऑफ डिमांड के अंदर पढ़ा था, करेक्ट। सो देखो, सो यहाँ पे अपन डिमांड कर लेते हैं 100, ओके। ये अपनी जो डिमांड है वो कम हो रही है। अब अपन अगर सप्लाई की बात करें तो हमें पता है कि जैसे जैसे मार्केट में प्राइसेस बढ़ती हैं वैसे वैसे जो सेलर्स हैं वो अपनी सप्लाई को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। यानी कि प्राइस में और सप्लाई में कैसा रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, करेक्ट। सो इसकी जो सप्लाई है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी, ओके। नाउ अब अगर इस टेबल को आप ध्यान से देख रहे होंगे तो एक ऐसे पॉइंट है जहां पे आपकी डिमांड और आपकी सप्लाई दोनों बराबर हैं। सो कौन सा है वो पॉइंट? ये वाला, सिक्स सिक्स प्राइस पे, यानी कि जब कमोडिटी 6 रुपए की बिकेगी तो उस पे जो डिमांड है और जो सप्लाई है वो दोनों बराबर होंगी। और इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इस सिचुएशन को अपन मार्केट इक्विलिब्रियम के नाम से जानते, करेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा था? प्राइसेस आपकी बढ़ रही थी, ठीक है। अब हमें ये पता है कि प्राइसेस जैसे जैसे बढ़ रही थी तो कंज्यूमर्स अपनी डिमांड को क्या कर रहे थे? कम करते जा रहे थे, है ना। लेकिन सेलर्स जो हैं वो अपनी सप्लाई को क्या कर रहे थे? डे बाय डे बढ़ाते जा रहे थे जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रही थी। तो हमें क्या चाहिए था? हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए था जहां पे हमारी सप्लाई और हमारी डिमांड दोनों की दोनों बराबर हो जाए। तो हमें वो कहाँ पे मिला? इस फिक्स प्राइस पे। यानी कि यहाँ पे अगर अपन किसी भी कमोडिटी को अज्यूम कर रहे हैं तो उसकी जो प्राइस तय हुई है वो क्या हो जाएगी? यहाँ पे 6 रुपीज, ठीक है। कि भाई इस पर्टिकुलर प्राइस पे जो बायर्स हैं वो खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार है और जो सेलर्स हैं वो भी इस प्राइस पे बेचने के लिए बिल्कुल तैयार है, ठीक है। सो इसको अपन मार्केट इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब मैं एक बार इसका जो ग्राफ है वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसका जो ग्राफ है वो किस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे अपन यहाँ पे अपन इसको थोड़ा सा समझते हैं। सो ये देखिए, ये आपका ग्राफ है। अपन y एक्सेस पे क्या लेते हैं? अपन y एक्सेस पे प्राइसेस लेते हैं, ओके। ये आपका 0, दिस इज योर x, यहाँ पे आप क्वांटिटी। तो अपन y एक्सेस पे क्या लेते हैं? y एक्सेस पे अपन प्राइस लेते हैं, ठीक है। ये आपकी प्राइसेस हो गई। अब अपन डिमांड और सप्लाई दोनों को ही यहाँ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले अपन डिमांड प्लॉट कर देते हैं। 2 रुपीज प्राइस पे डिमांड कितनी थी? 100। अच्छा, यहाँ पे भी अपन एक बार जब आपकी प्राइस 2 रुपीज थी, इसका पेन का कलर अपन एक बार चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जब आपकी प्राइस 2 रुपीज थी तो डिमांड कितनी थी? 100। तो यहाँ पे समवेयर इधर, ठीक है, इधर अपन प्लॉट कर देते एक,
फिर जब आपकी प्राइस 4 रुपीज थी तो डिमांड कितनी थी 80, तो इसको अपन यहां कहीं कर देते, ठीक है। फिर 6 पे 60, सो 6 पे अपन इसको इधर कर देते हैं, करेक्ट। फिर 8 पे 40, सो 8 पे 40 यहां कर देते हैं, और 10 पे 20, सो इधर कर देते, ठीक है। अब जब अपन इसको ज्वाइन कर देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास में अपना जो डिमांड कर्व है वो आ जाएगा। अब इसको अपन ज्वाइन कर देते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, ये देखिए ये अपना क्या आ गया, ये अपना डिमांड कर्व आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डी। अब अपन सेम इसी तरीके से क्या निकालते हैं, सप्लाई निकालते हैं, ठीक है। सप्लाई को प्लॉट करते हैं। सो 2 रुपीज प्राइस पे सप्लाई कितनी है 20, सो समवेयर हेयर, ओके। 4 रुपीज प्राइस पे सप्लाई कितनी है 40, सो समवेयर हेयर। फिर 6 रुपीज प्राइस पे सप्लाई कितनी है 60, सो समवेयर हेयर, ओके। 8 पे इट्स 80, सो 8 पे इट 8, एंड 10 पे इट 100। तो अपन इसको भी सप्लाई को मतलब एक बार इसी तरीके से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और ये अपना आ जाएगा सप्लाई कर्व, करेक्ट। सो अपन ने जब लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ा था, जब लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था, तो उसके अंदर अपन ने स्पेसिफिकली इन चीजों के बारे में पढ़ा था कि अपना जो सप्लाई कर्व होता है वो अपवर्ड होता है, अपना जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड होता है। तो वो कैसे होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा, करेक्ट। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट है वो कौन सा है, ये वाला, यानी कि जहां पे प्राइस 6 है और क्वांटिटी आपकी कितनी है, क्वांटिटी आपकी 60 है, ओके। सो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है, जहां पे आपका डिमांड और आपका सप्लाई कर्व दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। और किस प्राइस पे ये कर रहा है 6 पे, और क्वांटिटी क्या है यहाँ पे 60, ओके। सो अब यहाँ पे दो चीजें और मैं आपको बताती हूँ। ये पॉइंट तो हो जाता है आपका मार्केट इक्विलिब्रियम, ओके, इक्विलिब्रियम। नाउ क्योंकि अपन ने y एक्सिस पे प्राइस ली है, तो ये जो 6 है ये क्या हो जाती है आपकी, ये हो जाती है आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस। सो यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस इज इक्वल्स टू 6, एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यहाँ पे क्या हो गई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यहाँ पे क्या हो गई 60, ठीक है। ये पॉइंट हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम का हो गया, ये हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस हो गई, और ये हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई, ठीक है। सो ये होता है आपका मार्केट इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। आई होप कि यहाँ पे टेबल के थ्रू, ग्राफ के थ्रू आपको अच्छे से मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, कहाँ पे लाई करता है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ओके। अब मैं यहाँ पे आपको क्विकली दो और सिचुएशंस बताने वाली हूँ। एक है एक्सेस सप्लाई और एक है एक्सेस डिमांड की सिचुएशन, ठीक है। सो इस टेबल को अपन एज इट इज रखेंगे। ग्राफ को मैं थोड़ा सा यहाँ से रब करूंगी क्योंकि मैं एक नया ग्राफ यहाँ पे आप लोगों के लिए बनाऊंगी, ठीक है। और उसके थ्रू मैं आपको एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई की जो सिचुएशन है वो मैं आपको समझाती हूँ, करेक्ट। सो ओके, अब यहाँ पे इस इक्विलिब्रियम से ऊपर आप देखें अगर, तो आपकी जो डिमांड है वो है ग्रेटर देन योर सप्लाई, और यहाँ पे आपकी सप्लाई इज ग्रेटर देन दी डिमांड, ठीक है। अब जहां पे जिस सिचुएशन में आपकी डिमांड ज्यादा होती है आपकी सप्लाई से, तो उस सिचुएशन को अपन किस नाम से जानते हैं, एक्सेस डिमांड के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड क्या होती है, जहां पे डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, ओके। फिर अपन बात करते हैं एक्सेस सप्लाई की। सो एक्सेस सप्लाई क्या होती है, जहां पे सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, यानी कि ये वाली सिचुएशन, ओके। अब यहाँ पे मैं दोनों ही सिचुएशन को एक बार ग्राफ के थ्रू भी आपको समझाना चाहती हूँ, ठीक है, ठीक है। सो देखिए ये अपना ग्राफ था, ये अपना डिमांड था, ये अपनी सप्लाई थी, ये अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट था, ओके। ये अपनी इक्विलिब्रियम प्राइस थी 6, ये अपनी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी,
ओके, अब यहाँ पे चलो मैं इसको मार्क कर देती हूँ डी एंड एस। अब यहाँ पे पेन का कलर चेंज करके आपको समझाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो प्राइसेस हैं वो हो गई कम, ठीक है, प्राइसेस यहाँ पे कम हो गई और सपोज यहाँ ये वाली प्राइस आ गई, ठीक है। सो कम कीमतों पे, कम प्राइसेस पे जो सप्लायर्स थे उन्होंने सोचा कि नहीं, हम इतनी आउटपुट तो हम सप्लाई नहीं करेंगे, इतनी कम कीमत पे हम इतना अमाउंट नहीं सप्लाई करेंगे, हम क्या करेंगे, कम अमाउंट सप्लाई करेंगे। तो इन्होंने सोचा कि बस हम इतना ही अमाउंट यहाँ पे सप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारी जो डिमांड है वो किस तरीके से वर्क करती है, जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, तो यहाँ पे सप्लाई हो गई कम और जो डिमांड है आपकी वो हो गई आपकी ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे आपकी सप्लाई तो हो गई कम, दिस इज योर सप्लाई एंड दिस इज योर डिमांड। तो यहाँ पे प्राइस के कम होने से सप्लाई सेलर्स ने कर दी कम और जो डिमांड थी वो आपकी बढ़ गई, ठीक है। सो चलो ठीक है, यहाँ पे ये आपकी सप्लाई है। अब लेकिन ये जो डिमांड है ये वाली इतनी, इसको मैं ब्लू से हाईलाइट करती हूँ। अब ये जो डिमांड है यहाँ से लेकर के इतनी, ये क्या हो जाती है आपकी, ये हो जाती है आपकी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन, ठीक है। क्यों, सप्लायर ने बोला कि भाई अगर आपकी डिमांड इतनी है तो हम फुलफिल कर देंगे, लेकिन इससे ज्यादा हम फुलफिल नहीं करेंगे इतनी कम कीमत पे। अगर आप कीमतें बढ़ाओ तो हो सकता है कि हम आपकी डिमांड को फुलफिल कर दें, ओके। फिर क्या होता है, सडनली प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाती है, इधर आ जाती है प्राइस, ठीक है, प्राइस बढ़ती है, ये देखिए इधर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सप्लायर को लगा कि यार प्राइस थोड़ी सी बढ़ गई है तो हम सप्लाई भी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो इससे यहाँ पे सप्लाई इस पॉइंट पे आ गई, यानी कि अब सप्लाई होगी कितनी, पहले इतनी थी सप्लाई, अब हो गई इतनी सप्लाई, ठीक है। और जो डिमांड है वो भी अब, क्योंकि प्राइस थोड़ी सी इस प्राइस से ऊपर चली गई प्राइस, यानी कि प्राइस बढ़ गई, तो प्राइस बढ़ते से ही लोग क्या करते हैं, डिमांड को कम कर देते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे ये वाली डिमांड थी, इससे अब आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी भी एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है, पहले एक्सेस सप्लाई आपकी इतनी थी, अब आपकी एक्सेस सप्लाई कितनी सी रह गई, सिर्फ इतनी सी रह गई, लेकिन आपकी एक्सेस सप्लाई अभी भी यहाँ पे लाई कर रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस प्राइस से और ऊपर प्राइस पहुंचनी पड़ेगी, तो जैसे ही हम ऊपर प्राइस पे आ जाएंगे, इस तरफ चलेंगे, तो वैसे ही हम कहाँ आ जाएंगे, हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएंगे, करेक्ट। सो यहाँ पे क्या था कुल मिलाकर के कि जो प्राइस आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस थी उससे कम आपकी प्राइस जब थी, तो दिखती सी बात है कि कम प्राइस पे कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे, तो इस पॉइंट पे क्या हुआ कि डिमांड हो गई आपकी ज्यादा, लेकिन सेलर्स ने सोचा कि नहीं यार, कम प्राइस पे हम इतना अमाउंट सेल आउट नहीं करेंगे, तो उनकी सप्लाई हो गई कम। फिर थोड़ी सी प्राइस बढ़ी, तो सप्लायर्स ने सोचा कि चलो ठीक है, हमें थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट होगा तो हम सप्लाई थोड़ी बहुत बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पे अब क्योंकि प्राइस थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई, तो अगर हम कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनके लिए यहाँ पे क्या हो गया, नुकसान हो गया, ज्यादा प्राइस में तो अब वो कम खरीदेंगे, तो उनकी डिमांड पहले जो यहाँ लाई कर रही थी अब वो कहाँ आ गई, अब वो यहाँ आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके प्राइस बढ़ते 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 कहाँ आ जाएगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो सिचुएशन थी ये वाली, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये वाली सिचुएशन क्या कहलाती है, आपकी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन कहलाती है, करेक्ट। अब मैं आपको दूसरी सिचुएशन यहाँ पे समझाने वाली हूँ, विच इज ऑफ एक्सेस सप्लाई। ये आपकी डिमांड, ये आपकी सप्लाई, ये आपका इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये आपकी प्राइस, दिस इज योर क्वांटिटी, ओके, ये आपका इक्विलिब्रियम है। अब क्या हुआ है, मार्केट में प्राइसेस थोड़ी बढ़ गई हैं। सो मार्केट में प्राइस बढ़ते से क्या होगा, जो हमारे सेलर्स हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, उनको फायदा होगा, वो अपनी सप्लाई को क्या कर देंगे, जैसे सपोज ये प्राइस हो गई तो यहाँ पे सप्लाई को ये बढ़ा देंगे, ठीक है। ये आपका सप्लाई है, ये आपकी डिमांड है। अब प्राइसेस बढ़ते ही सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई, मतलब सप्लाई ये हो गई, पहले ये क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे लेकिन प्राइस बढ़ती, अब वो ये क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए रेडी है,
लेकिन इतनी बढ़ती हुई प्राइस पे क्या कंज्यूमर डिमांड करेंगे? नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो डिमांड है कंज्यूमर्स की वो सिर्फ कितनी है? वो सिर्फ इतनी है। दिस इज योर सप्लाई। ओके, सो ये जो है आपका ये वाला जो गैप है, दिस इज नोन एज एक्सेस सप्लाई। ओके, जहां पे आपकी सप्लाई ज्यादा होती है आपकी डिमांड से। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपकी सप्लाई ज्यादा है आपकी डिमांड से। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, ये तो है आपका डिमांड, ये है आपकी सप्लाई। तो यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, और इसी तरीके की सिचुएशन को हम एक्सेस सप्लाई के नाम से जानते हैं। करेक्ट। जब प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो सेलर्स अपनी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, लेकिन जो कंज्यूमर्स हैं वो डिमांड को कम कर देते हैं। और जैसे ही प्राइसेस कम हो जाती हैं वैसे ही कंज्यूमर्स अपनी डिमांड को बढ़ा देते हैं, लेकिन जो सेलर्स हैं वो अपनी जो आउटपुट है जो सेल कर रहे हैं उसको कम कर देते हैं। ठीक है, तो इन लोगों के ये ऐसे फ्लक्चुएशन से क्या होता है, मार्केट के अंदर थोड़ा डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ जाती है। लेकिन अब इसको वापस से इक्विलिब्रियम पे आने के लिए क्या करना होगा कि प्राइसेस को थोड़ा सा कम करना होगा। अब जैसे प्राइस थोड़ी सी कम हुई, यहाँ पे सपोज करो प्राइस थोड़ी सी कम हुई, ये वाली प्राइस आ गई, तो जैसे ये वाली प्राइस आएगी वैसे ही सप्लाई जहां ये हो रही थी तो सप्लाई यहाँ पे अब थोड़ी सी कम हो जाएगी, और डिमांड जहां पे ये थी तो डिमांड अब लोग थोड़ी सी अपनी बढ़ा देंगे। ज्यादा प्राइस में लोग इतना डिमांड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब प्राइस जैसे ही कम हुई लोगों ने अपनी डिमांड बढ़ा दी, और सेलर्स ने क्या किया, अपनी सप्लाई को कम कर दिया। ऐसे ही धीरे धीरे प्राइस कम होते 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 किस पॉइंट पे आ जाएगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगी वापस से। ओके, सो मार्केट में सिचुएशंस जो होती हैं वो इसी तरीके से हैंडल होती हैं। अगर किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा है तो प्राइस उस अकॉर्डिंग वर्क करती है। अगर किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है तो प्राइस उस अकॉर्डिंग वर्क करती है। यानी कि अल्टीमेटली हमें आना किस पॉइंट पे होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आना होता है, जहां पे हमारे बायर्स और हमारे सेलर्स दोनों बराबर होते हैं। करेक्ट। सो आई होप कि इक्विलिब्रियम क्या होता है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्या होती है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है पूरे आज के इस वीडियो का। अब बस अपन के जो नोट्स हैं उनकी तरफ एक बार अपन देख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद में अपना ये वाला जो टॉपिक है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ओके, सो प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में आप लोग समझ ही चुके होंगे क्या होता है प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है, जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है इसके अंडर में अपन प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, सो अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। के अंदर जो प्राइसेस है वो किसके थ्रू डिटरमाइन की जाती है, हमें पता है मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई के थ्रू, है ना। ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये हमारे कहलाते हैं फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस के नाम से जानते हैं इन्हें अपन। ओके, सो ये देखिए ये हमारी डिमांड है, ये हमारी सप्लाई है, जहां पे ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, ये हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस होती है, ये हमारी क्वांटिटी होती है। ओके, सो market demand refers to the sum total of demand for a commodity by all the buyers in the market। market demand क्या होती है कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी की कितनी डिमांड कर रहे हैं बायर्स जो हैं, उनकी टोटल कितनी डिमांड है वो उसकी क्या कहलाती है, मार्केट डिमांड कहलाती है। ठीक है, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था कैसे कि इंडिविजुअल डिमांड प्लस इंडिविजुअल डिमांड प्लस इंडिविजुअल डिमांड, ऐसे सभी इंडिविजुअल लोगों की डिमांड को जब अपन प्लस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, अपने पास में मार्केट डिमांड आ जाता है। ठीक है, मार्केट सप्लाई क्या होती है, इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी बाय ऑल द फर्म्स, यानी कि सभी फर्म्स की जो सप्लाई है, ये फर्म 1, ये फर्म 2, ये फर्म 3, इन सभी की जो सप्लाई है इसको अपन जब प्लस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, मार्केट सप्लाई आ जाएगी। ओके, सो ये हमारी बेसिक चीज है, इनके बारे में अपन ने पहले पढ़ रखा है। नाउ मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पे स्ट्रक करता है, जहां पे आपकी डिमांड और आपकी सप्लाई दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। सो मार्केट इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक्ड व्हेन एट द प्रिवेलिंग प्राइस इन द मार्केट, इस प्राइस पे एट द प्रिवेलिंग प्राइस इन द मार्केट क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, यानी कि ये जो क्वांटिटी है ये
किसके बराबर है? डिमांड और सप्लाई दोनों के अंदर ये बराबर है। ओके, सो क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई, करेक्ट? देयर इज नो एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट। अब जब यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होते हैं तो ना ही यहाँ पे एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है और ना ही यहाँ पे एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन होती है, करेक्ट? अब यहाँ पे देखो एक टेबल के थ्रू भी आपको यहाँ पे समझाया गया है। प्राइसेस देखिए यहाँ पे क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है? 5 4 3 2 1। अब प्राइसेस जब कम हो रही है तो जो सप्लाई है वो भी क्या होगी? कम होगी, ठीक है? 50 40 30 20 10। लेकिन जो डिमांड है वो क्या होगी? वो बढ़ेगी 10 20 30 40 एंड 50, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं? इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। सो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का पॉइंट हमारा क्या हो गया? ये हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम हो गया, करेक्ट? अब देखिए ये क्या है? अपनी एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन हो गई क्योंकि यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, और ये क्या हो गई सिचुएशन? आपके एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हो गई क्योंकि यहाँ पे डिमांड ज्यादा है आपकी सप्लाई से, करेक्ट? ये आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया, ये आपका एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हो गई और ये आपकी एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन हो गई। क्योंकि सप्लाई यहाँ पे है इस पॉइंट पर, लेकिन डिमांड सिर्फ इतनी है, और यहाँ पे सप्लाई है इतनी और डिमांड इतनी है, ठीक है? तो यहाँ पे डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, तो दिस इज एक्सेस डिमांड, और यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, देन दिस इज एक्सेस सप्लाई, करेक्ट? ओके, नाउ एक्सेस सप्लाई क्या होती है? अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में हम बात करें तो सो इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर मार्केट सप्लाई किसी कमोडिटी की इज मोर देन द इट्स मार्केट डिमांड। यानी कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर कमोडिटी की जो सप्लाई है वो ज्यादा है उसकी डिमांड से, ठीक है? एट अ गिवन प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस पे, ओके? The situation of excess supply arises when market price is more than the equilibrium price। अब ये बहुत ही important point है, ठीक है? Excess supply की situation कब create होती है? जब equilibrium price से ज्यादा price होती है market में, ठीक है? तो ज्यादा price पे क्या होगा कि जो sellers हैं वो क्या चाहेंगे कि वो अपनी ज्यादा से ज्यादा quantity को sell out करना चाहेंगे, लेकिन इस बढ़ती हुई price पे जो हमारे consumers हैं वो कभी भी जो हमारी डिमांड है उसको नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है? तो डिमांड रह जाती है हमारी कम, सप्लाई हो जाती है हमारी ज्यादा, तो कुल मिलाकर के मार्केट के अंदर एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन अकर हो जाती है। ओके, ये देखिए जैसे ये हमारी पहले प्राइस थी, लेकिन अब क्या हुआ? प्राइस बढ़ गई। सो प्राइस के बढ़ते ही क्या सोचा सप्लायर्स ने? क्या ये अपनी सप्लाई बढ़ा देंगे, लेकिन यहाँ पे डिमांड क्या हो गई? डिमांड पहले जो ये डिमांड थी डी, ये D1 इतनी कम हो गई डिमांड, और पहले जो सप्लाई थी ये इतनी बढ़ गई, यानी कि S से S1 हो गई, ठीक है? सिर्फ किस वजह से? प्राइस के बढ़ने की वजह से। ओके, सो आई होप कि एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन जो है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ 3 बेसिक assumptions of market equilibrium under perfect competition। अब देखो 3 बेसिक assumptions हैं perfect competition मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम होना है, 3 बेसिक assumptions को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या क्या है ये? प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर पॉजिटिवली रिलेटेड। अपन को पता है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाई क्या होगी? ये भी बढ़ेगी। ओके, सो सबसे पहला रिलेशन आपका ये है। फिर प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर नेगेटिव रिलेटेड। जो प्राइस है और जो क्वांटिटी डिमांड है इसके अंदर कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, एज वी नो लॉ ऑफ डिमांड। ओके, एंड इसका जो स्लोप है वो कैसा होता है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस तरीके का, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, forces of supply and demand operates freely without any government intervention। अब मार्केट के अंदर बिना किसी गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के जो फोर्सेस है वो वर्क करते हैं। ओके, फोर्सेस यानी कि दीज डिमांड एंड सप्लाई। आज के इस वीडियो के अंदर अपन मार्केट इक्विलिब्रियम के अंदर कुछ चेंजेस की बात करने वाले हैं। ओके, सो जैसा अपन ने डिमांड के अंदर बात करी थी, जब अपन डिमांड पढ़ रहे थे, जब अपन ने सप्लाई के बारे में पढ़ा था, तो उसके अंदर अपन ने कुछ चेंजेस की बात करी थी, ठीक है? अब ये जो चेंजेस थे ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड थे, ठीक है? ये चेंजेस
दो तरीके के थे, एक थे शिफ्ट और एक था हमारा मूवमेंट। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ डिमांड को ही कंसिडर कर रहे हैं आज के इस वीडियो में, तो यहाँ पे मैं आपको एक बार सिर्फ डिमांड के बारे में ही समझाती हूँ। ठीक है, तो देखो शिफ्ट इन डिमांड एंड मूवमेंट इन डिमांड कर्व, इसके बारे में अपन ने बात करी थी। जब अपन मूवमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तब अपन सिर्फ और सिर्फ किसको कंसिडर करते हैं? तब सिर्फ और सिर्फ अपन प्राइस को कंसिडर करते हैं। ओके, और बाकी जो अदर डिटर्मिनेंट्स होते हैं, है ना, अदर डिटर्मिनेंट्स यहाँ पे अपन कंसिडर नहीं करते हैं, यानी कि अपन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्राइस के अंदर चेंज को कंसिडर करते हैं। या जैसे कि पहले प्राइस ये थी तो क्वांटिटी डिमांडेड ये थी, फिर प्राइस P1 हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे Q1 हो गई। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक हमारा डिमांड कर्व है, उसी के अंदर अपन मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, या फिर इसको आप एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से भी अपन ने इसको पढ़ा था। ठीक है, तो ये तो हो जाता है मूवमेंट इन डिमांड कर्व। ठीक है, मूवमेंट इन डिमांड कर्व। अब अपन बात करते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व की। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, तो देखो शिफ्ट इन डिमांड कर्व के अंदर अपने जो अदर डिटर्मिनेंट्स होते हैं, अपन सिर्फ इनको कंसिडर करते हैं, और जो हमारी प्राइस है इसको अपन कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, सो इसके चलते हमारी जो डिमांड कर्व है वो हमारा, जैसे मान लीजिए अदर डिटर्मिनेंट्स में अपन अज्यूम कर लेते हैं, वैसे तो बहुत से डिटर्मिनेंट्स के बारे में अपन ने पढ़ा था, अभी यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारी इनकम बढ़ गई, तो हमारी इनकम के बढ़ने से ही हम कमोडिटी ज्यादा अपने यहाँ पे कंज्यूम करेंगे, तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ D1 पे आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप एक चीज अज्यूम करो कि आपकी इनकम कम हो गई, तो आपका जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ओके, सो मूवमेंट के अंदर अपन एक ही डिमांड कर्व के अंदर अपन चेंज करते हैं, और शिफ्ट के अंदर अपन पूरी की पूरी डिमांड कर्व को ऊपर से नीचे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि अपन कौन से डिटरमिनेंट पे फोकस कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे अभी अपन इनका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ चुके हैं। अब अपन को करना क्या है कि इस कॉन्सेप्ट को अपन को मार्केट इक्विलिब्रियम में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, सो हमें ये पता है कि हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम कब होता है, हमारी जो मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे हमारी डिमांड और हमारी सप्लाई दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। करेक्ट, यही हमारी मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है, विच इज पॉइंट E। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सप्लाई को अपन कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, अपन जो चेंज कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर करेंगे, डिमांड के अंदर अपन चेंज करेंगे। ठीक है, सो दिस इज योर डिमांड, दिस इज योर सप्लाई। ओके, सो यहाँ पे अगर आपको डिमांड बढ़ानी है तो आप इस तरीके से शो करो। ओके, अगर आपको डिमांड कम करनी है तो आप इस तरीके से शो करोगे, या फिर अगर आपको अपनी प्राइस को कांस्टेंट रखना है, ओके, तो आप सिर्फ क्या करोगे, अपनी डिमांड में चेंज करोगे इस तरीके से, या फिर अंदर की तरफ अगर डिमांड कर्व कम है तो आप इसको बैकवर्ड शिफ्ट कर दोगे। ओके, सो अपन इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम में अपन सिर्फ और सिर्फ डिमांड को कंसिडर कर रहे हैं। सपोज ये आपकी D1 है, ये आपकी D2 हो गई है। ठीक है, तो क्वांटिटी यहाँ पे चेंज होगी एंड प्राइस भी इसके अंदर चेंज होगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब आपका मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है और उसके बाद में आपकी डिमांड के अंदर चेंजेस होते हैं, तो उससे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस दोनों ही चेंज होते हैं। करेक्ट, जैसे ये यहाँ पे पहले ये थी आपकी, अब ये क्वांटिटी हो गई, यहाँ पे ये क्वांटिटी हो गई। ठीक है, पहले प्राइस ये थी, यहाँ पे प्राइस ये है, यहाँ पे प्राइस ये है। सो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे दोनों फ्लक्चुएट होते हैं। ठीक है, सो बस डिमांड का ही कंसेप्ट अपन इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा वीडियो रहेगा, इसको फटाफट से देखते हैं और कंप्लीट करते हैं। ओके, सो शिफ्ट, चेंज इन डिमांड एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। सो शिफ्ट इन डिमांड और चेंज इन डिमांड हैज टू एस्पेक्ट्स। अब अपन शिफ्ट की बात करें, मूवमेंट को अपन ने कंसिडर भी नहीं किया है यहाँ पे। ठीक है, तो शिफ्ट या तो इंक्रीज होगा या फिर आपका डिक्रीज होगा। ओके, ये आपका डिमांड है, आप अपन ऊपर की तरफ जा रहे हैं यानी कि अपन इंक्रीज कर रहे हैं। अगर अपन नीचे की तरफ आते हैं तो अपन क्या करेंगे, डिक्रीज कर रहे हैं। करेक्ट, सो इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, अगर अपन इंक्रीज इन डिमांड की बात कर रहे हैं, सो डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द राइट। हमारा डिमांड कर्व कहाँ पे शिफ्ट होता है, राइट की तरफ शिफ्ट होता है। और डिक्रीज इन डिमांड के केस में अपना जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है,
और इंक्रीज इन डिमांड व्हाइल सप्लाई रिमेन्स अनचेंज्ड। अब यहाँ पे देखो आप जो भी चेंजेस देख रहे हो आप वो डिमांड के अंदर चेंज देख रहे हो, सप्लाई के अंदर किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है। सप्लाई कर्व आपका सिंगल ही है, एक ही है, थ्रू आउट आपका एक ही रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे सप्लाई आपकी अनचेंज्ड है ड्यू टू एन इंक्रीज इन डिमांड। अब जैसे ही यहाँ पे आपकी डिमांड बढ़ी है, आपका डिमांड कर्व कहाँ पे शिफ्ट हो गया है, इस तरफ शिफ्ट हो गया है, D1 से D2 हो चुका है, ठीक है। द न्यू डिमांड कर्व D1 इंटरसेक्ट सप्लाई कर्व S एट पॉइंट E1। अब यहाँ पे देखो ये आपका E पॉइंट था, ठीक है, नए डिमांड कर्व ने इसको कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, E1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, विच इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो कि आपका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और आपकी नई प्राइस क्या हो गई, P2 आपकी नई प्राइस हो गई, Q2 आपकी नई क्वांटिटी हो गई है, ओके। नाउ एट पॉइंट E1 द इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम OP टू OP1, ठीक है। यहाँ पे ये OP है, यहाँ पे ये OP है, ये OP1 है, ठीक है। और जो क्वांटिटी है वो क्या है, OQ से, दिस इज Q, दिस इज OQ1, ओके। OQ से OQ1 आपकी क्वांटिटी बढ़ गई है। नाउ डिक्रीज इन डिमांड की अगर अपन बात करें, सो यहाँ पे भी आपकी जो सप्लाई है वो बिल्कुल अनचेंज रहेगी, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। अगर आपकी डिमांड में डिक्रीज हुआ है तो डिमांड कर्व आपका कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपका डिमांड है, ये आपका D1 है, ठीक है, ये आपका E पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। This is your OP price, this is your OP1 price, Q and Q1. Okay, so while supply remains unchanged due to decrease in demand, the demand curve shifts from left to D to D1. D से आपका डिमांड कर्व कहाँ पे शिफ्ट हुआ है, D1 पे शिफ्ट हुआ है। नया डिमांड कर्व जो है आपका, ओके, इट इंटरसेक्ट सप्लाई कर्व S एट E1 पॉइंट और E2 पॉइंट, करेक्ट, विच इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो कि आपका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ओके। एट E2 द इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP टू OP1। अब इस पॉइंट पे आपकी जो प्राइस है वो कम हो गई है, OP से OP1 हो चुकी है, और जो क्वांटिटी आपकी डिमांडेड है वो भी आपकी कम हो चुकी है, ठीक है। OQ से OQ, OQ2 से OQ हो चुकी है, ओके। नाउ अब अपन यहाँ पे बात करते हैं प्राइस के बारे में। सो शिफ्ट चेंज इन डिमांड एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। अब प्राइस में यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, दो तरीके की सिचुएशन अपन पढ़ने वाले हैं। अपन ने परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक सिचुएशन पढ़ी थी। परफेक्टली इलास्टिक सिचुएशन के अंदर क्या होता है, आपकी जो प्राइस है वो बिल्कुल फिक्स रहती है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी प्राइस में चेंजेस करते हो तो उससे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड पे काफी इफेक्ट पड़ता है, इन्फिनाइट चेंजेस देखने को मिलते हैं, इन्फिनाइट तक, ठीक है। और वहां पे परफेक्टली इनइलास्टिक आपका डिमांड कर्व होता है, उसके अंदर आपकी क्वांटिटी फिक्स रहती है, चाहे आप प्राइसेस कोई सी भी कंसिडर करें, ठीक है। सो दोनों ही सिचुएशन आपको यहाँ पे दिख रही है। ये है आपकी परफेक्टली इनइलास्टिक एंड दिस इज योर परफेक्टली इलास्टिक सिचुएशन, ठीक है। So when supply of the commodity continues to be perfectly elastic, and second situation is when supply of the commodity continues to be perfectly inelastic. अभी यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपकी प्राइस बिल्कुल फिक्स है ना, और क्वांटिटी जो है आपकी वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। प्राइस में थोड़ा बहुत भी चेंज होने से क्या होगा, या तो आपकी सप्लाई बिल्कुल जीरो हो जाएगी या फिर इन्फिनाइट हो जाएगी, ओके। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपकी क्वांटिटी बिल्कुल फिक्स है और प्राइस के अंदर आप चेंज कर सकते हो, करेक्ट। तो इन दोनों सिचुएशंस के बारे में अपन एक बार देखते हैं। सो देखिए ये जैसे आपका अपन मान लेते हैं, कौन सा हो गया ये ग्राफ आपका परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। सो परफेक्टली इन इलास्टिक में सपोज करो ये आपका डिमांड कर्व है इस पे, ठीक है। अब अगर आपकी डिमांड बड़ी है तो क्या होगा, इस तरीके से अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। OP से प्राइस आपकी क्या हो जाएगी, OP1 हो जाएगी, D से D1, ओके। सो यहाँ पे क्या हुआ है, आपकी जो OQ क्वांटिटी है ये आपकी कांस्टेंट है बिल्कुल, और यहाँ पे प्राइस के अंदर आपको चेंज देखने को मिला है, जैसे कि आपका डिमांड के अंदर भी आपको चेंज देखने को मिला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका परफेक्टली इनइलास्टिक। अगर अपन अब यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक की बात करें तो ये आपका डिमांड कर्व है, ठीक है। प्राइस यहाँ पे बिल्कुल फिक्स है OP, और यहाँ पे जो चेंज है वो आपको किसके अंदर देखने को मिलेगा, क्वांटिटी में चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से Q1,
ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ है, आपकी जो क्वांटिटी है उसके अंदर आपको चेंज देखने को मिलता है। तो जैसा लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने चेंज इन डिमांड की बात करी थी, ठीक है, वैसे ही आज के इस वीडियो के अंदर अपन चेंज इन सप्लाई के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। फिर चेंज इन सप्लाई बहुत सुना सा टॉपिक है, एक बार अपन पहले भी इसको कर चुके हैं, लेकिन आज अपन मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में चेंज इन सप्लाई को थोड़ा सा समझने वाले हैं, करेक्ट। अब देखो, जैसा अपन ने डिमांड के अंदर भी बात करी थी, वैसे ही सेम अपन सप्लाई को भी उसी तरीके से अपन समझते हैं। इसके अंदर जो चेंज है वो भी अपन ने दो तरीके से समझा था, ठीक है। एक था अपना शिफ्ट और एक था अपना मूवमेंट, है ना, ठीक है। सो यहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन भी मैं आपको बता देती हूँ। ये अपनी डिमांड होती है, ये अपना सप्लाई होता है, ये अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, करेक्ट। दिस इज आवर प्राइस, दिस इज आवर क्वांटिटी, ठीक है। सो देखो, अब यहाँ पे क्या होता है कि अपन जो अपना सप्लाई कर्व है उसके अंदर अपन चेंजेस करते हैं, ठीक है। या तो अपनी सप्लाई इस तरफ शिफ्ट होगी या फिर अपनी सप्लाई इस तरफ शिफ्ट होगी, करेक्ट। या फिर क्या होगा कि अपना जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगी और अपनी सप्लाई के अंदर अपन शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने क्या देखा था, मूवमेंट के अंदर अपन सिर्फ चेंज किसके अंदर करते हैं, प्राइस के अंदर करते हैं, और शिफ्ट के अंदर अपन अदर डिटर्मिनेंट्स के अंदर चेंज करते हैं। यहाँ पे अपना अदर डिटर्मिनेंट्स बिल्कुल उसके अंदर कोई किसी भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, वो बिल्कुल कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कांस्टेंट लिख देती हूँ, और यहाँ पे आपकी जो प्राइस है वो कैसी रहती है, इट इज कांस्टेंट ओवर हियर, करेक्ट। सो बस इन्हीं चीजों के बारे में अपन आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, ओके। सो शिफ्ट, चेंज इन सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम, ओके। सो यहाँ पे जो अपना शिफ्ट होता है वो दो तरीके से होता है, इंक्रीज इन सप्लाई कर्व एंड डिक्रीज इन सप्लाई कर्व, ओके। सो यहाँ पे हमारा जो सप्लाई कर्व है उसके अंदर अपन शिफ्ट देखने को मिलता है हमें, और हमारा जो डिमांड है वो बिल्कुल एज इट इज ही रहता है, ठीक है। सो एक एक करके इन दोनों ही सिचुएशंस को अपन समझते हैं। इंक्रीज के अंदर और डिक्रीज के अंदर हमारा क्या होता है, जो सप्लाई कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट होता है, और डिक्रीज के केस में क्या होता है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है। ये देखो, ये अपना क्या है, ये अपना डिक्रीज इन सप्लाई कर्व है, इसके अंदर अपना सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ, यानी कि लेफ्ट की तरफ। और जैसे ही सप्लाई अपनी कम होती है तो प्राइस, यहाँ पे जो अपनी इक्विलिब्रियम प्राइस है वो उसके अंदर कैसा रिलेशन देखने को मिला है, इट राइज अप, ठीक है, हमारी जो प्राइस है वो बढ़ गई। वैसे ही यहाँ पे जब अपन इंक्रीज करते हैं सप्लाई, तो हमारी जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, करेक्ट। सो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, जैसे ही अपन सप्लाई को इंक्रीज करते हैं तो हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो जाती है, जैसे ही हम सप्लाई को डिक्रीज करते हैं तो हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस ज्यादा हो जाती है, राइज हो जाती है, करेक्ट। सो इन दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है। नाउ शिफ्ट इन सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। अब यहाँ पे दो एक्सेप्शनल सिचुएशन है जो कि अपन ने डिमांड के अंदर भी बात करी थी। एक होता है परफेक्टली इलास्टिक, है ना, और एक होता है परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, ये दोनों सिचुएशंस के बारे में अपन ने बात करी थी, ठीक है। सो परफेक्टली इलास्टिक, ये दोनों सिचुएशंस हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी जो सप्लाई है उसके अंदर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हमारी जो प्राइस है वो कैसी है, बिल्कुल कांस्टेंट है, हमारी प्राइस में किसी भी तरीके का यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे प्राइस आपकी बिल्कुल एज इट इज है, सिर्फ शिफ्ट आप किस में कर रहे हो, आपके सप्लाई कर्व में कर रहे हो, ठीक है। सो प्राइस यहाँ पे आपकी बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, आपका जो चेंज है, आपकी जो सप्लाई है उसके अंदर आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा, और उसके शिफ्ट होने से आपकी जो क्वांटिटी सप्लाई है उसके अंदर आपको चेंज देखने को मिलेगा। अब देखो, जैसे यहाँ पे सप्लाई इंक्रीज करी, प्राइस वही है, तो जैसे ही सेम प्राइस पे सप्लाई इंक्रीज करी तो वैसे ही क्या हुआ, जो क्वांटिटी सप्लाई है वो भी बढ़ गई, करेक्ट। अब दूसरी जो कंडीशन है, आपकी प्राइस वही है लेकिन आपने सप्लाई को क्या कर दिया, कम कर दिया। अब जैसे ही सप्लाई को कम किया वैसे ही आपकी क्वांटिटी सप्लाई क्या हो गई, पीछे की तरफ शिफ्ट हो गई, यानी कि क्वांटिटी सप्लाई आपकी कम हो गई, ठीक है। सो व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी कंटिन्यूज टू बी परफेक्टली इलास्टिक एंड व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी continues to be perfectly inelastic.
सो ये दोनों सिचुएशंस तो आपकी परफेक्टली इलास्टिक वाली है। अब यहाँ पे ये दोनों जो सिचुएशन है ये आपकी कैसी है, ये आपकी परफेक्टली इनइलास्टिक वाली है, करेक्ट। सो देखो यहाँ पे क्या है, आपकी क्वांटिटी बिल्कुल फिक्स है ना, क्वांटिटी आपकी बिल्कुल फिक्स है। इंक्रीज इन सप्लाई, आपकी जैसे ही सप्लाई बढ़ी तो क्या हुआ, प्राइस आपकी कम हो गई। यहाँ पे आपकी जैसे ही सप्लाई कम हुई वैसे ही प्राइस आपकी बढ़ गई, ठीक है। क्वांटिटी आपकी फिक्स रहेगी, इसके अंदर आप चेंज नहीं कर रहे हो। परफेक्टली इनइलास्टिक में अपन ऐसे ही देखते हैं, करेक्ट। परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होता है, अपन प्राइस के अंदर चेंजेस करते हैं, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई में किसी भी तरीके का चेंज देखने को नहीं मिलता है, ओके। सो अ सिचुएशन ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड और कांस्टेंट डिमांड, ठीक है, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन द सप्लाई कॉजेज अ फुल इम्पैक्ट ऑन प्राइस। अब यहाँ पे आपकी जो डिमांड है वो कांस्टेंट रहती है, उसको बिल्कुल भी आपको हिलाना भी नहीं है। सो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आपका पूरा का पूरा इम्पैक्ट किस पे देखने को मिलता है, आपका पूरा का पूरा इम्पैक्ट जो है वो आपको प्राइस पे देखने को मिलता है, ओके, ऑफ अ कमोडिटी। ऑफ कोर्स इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो क्वांटिटी है वो कैसी रहती है, आपकी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। यहाँ पे देखो बिल्कुल भी किसी भी तरीके का कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है आपको क्वांटिटी में, ठीक है। क्वांटिटी आपकी कैसी है, बिल्कुल कांस्टेंट है, सिंपली बिकॉज डिमांड इज कांस्टेंट। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि इस पॉइंट पे आपकी जो डिमांड है वो कैसी है, वो भी कांस्टेंट है। अभी तक अपन ने क्या देखा था, शिफ्ट की बात करी थी, चेंज की बात करी थी, लेकिन इंडिविजुअली बात करी थी। एक बार अपन ने डिमांड के बारे में बात करी थी और एक बार अपन ने सप्लाई के बारे में बात करी थी, ठीक है। आज के इस वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं, साइमल्टेनियस शिफ्ट करने वाले हैं, यानी कि दोनों के अंदर अपन शिफ्ट करने वाले हैं, ठीक है। साथ में, वो भी डिमांड के अंदर भी और सप्लाई के अंदर भी, यानी कि एक साथ अपन डिमांड को शिफ्ट करेंगे और सप्लाई को, और वहीं दूसरी तरफ भी अपन यही करेंगे, ठीक है। सो एक पॉइंट पे तो अपन इंक्रीज करेंगे दोनों को और एक पॉइंट पे अपन डिक्रीज करेंगे दोनों को, और फिर देखेंगे कि भाई किस तरीके का चेंज अपन को देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको अपन क्विकली समझते हैं। देखो बच्चों, अब जब अपन यहाँ पे साइमल्टेनियस शिफ्ट करने वाले हैं तो सबसे पहली चीज अपन इंक्रीज में देखेंगे, ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई, ओके। अब इसके अंदर भी तीन चीजें अपन देखने वाले हैं, क्या है वो तीन चीजें अभी अपन समझते हैं। तो ऊपर मैं हेडिंग लिख देती हूँ, इंक्रीज in demand and supply। साइमल्टेनियसली, ठीक है, ओके। अब यहां पे देखो क्या होगा कि पहली कंडीशन इसकी क्या है, जो क्वांटिटी डिमांडेड है इस सिचुएशन के अंदर वो हमेशा बढ़ेगी, ठीक है। और जो प्राइसेस है, प्राइस जो है आपकी, उसकी तीन कंडीशंस होंगी। कौन कौन सी है तीन कंडीशन, सबसे पहला इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर, यानी कि इंक्रीज इन डिमांड ग्रेटर है किससे, इंक्रीज इन सप्लाई से। तो पहली कंडीशन अपन ये समझेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन सप्लाई, यानी कि अपन जो इंक्रीज कर रहे हैं डिमांड में और सप्लाई में वो दोनों बराबर करेंगे, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है, इंक्रीज इन डिमांड इज स्मॉलर देन इंक्रीज इन सप्लाई। आप समझ रहे हो इन चीजों को, मतलब चाहे कंडीशन इन तीनों में से कोई भी हो, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी इंक्रीज होगी, ठीक है। अभी आप इस चीज को प्रैक्टिकली देखोगे। लेकिन प्राइस की अगर अपन बात करें तो इन तीनों ही कंडीशन में जो प्राइसेस है वो आपकी चेंज होगी। कैसे चेंज होगी वो अपन तीनों एक बार डायग्राम के थ्रू देखेंगे, ठीक है। अब देखो पहली कंडीशन क्या है, सो डिमांड में भी इंक्रीज कर रहे हैं और सप्लाई में भी इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन दोनों के इंक्रीज में फर्क है। पहली कंडीशन को आप देखिएगा, है ना, दोनों के इंक्रीज में फर्क है। क्या फर्क है कि अपन डिमांड में थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं और सप्लाई में थोड़ा सा कम इंक्रीज कर रहे हैं। अब आप क्या देखोगे यहाँ पे, इस डायग्राम के थ्रू इसको और अच्छे से समझोगे। ये क्या है आपका, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, ओके, दिस इज योर ओरिजिन। ये आपका क्या है, ये आपका डिमांड है, एंड दिस इज योर सप्लाई, ये आपका इक्विलिब्रियम
पॉइंट हो गया, ठीक है, ये आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस हो गई, ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई, ठीक है। इतना ही पढ़ा है अपने इक्विलिब्रियम के अंदर। अब अपन फर्स्ट जो कंडीशन है उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ पेन का कलर ब्लू। अब अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर, यानी कि अपन डिमांड को बढ़ाएंगे लेकिन ग्रेटर फॉर्म में। तो अपन डिमांड को इतना बढ़ा देते हैं और इसको अपन कर देते हैं D1, ठीक है। ग्रेटर देन व्हाट, इंक्रीज इन सप्लाई। तो यहाँ पे सप्लाई को भी अपन को बढ़ाना है, लेकिन अपन को इतना नहीं बढ़ाना है सप्लाई को अपन को कम बढ़ाना है। तो अपन सप्लाई बढ़ा देते हैं इतनी, ठीक है। सो बच्चों ये हो गया आपका S1। समझ लो यहाँ पे अपन ने क्या किया, इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई। सो यहाँ पे अपन ने डिमांड को ज्यादा बढ़ाया है और सप्लाई को इतना सा बढ़ाया है, ठीक है। कैसे, देखो डिमांड को अपन ने इतना बढ़ाया है, इतना, और सप्लाई को अपन ने सिर्फ इतना बढ़ाया। सो इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, ओके। इसको मैं यहां से रब कर देती हूं ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट। ऑल राइट, सो यहाँ पे अब क्या होगा, अब आपका इक्विलिब्रियम जो पॉइंट है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। कैसे चेंज हो गया, पहले क्या था आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट E था, अब आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया है, ये वाला, है ना। देखो ये इस पॉइंट को अपन कर देते हैं R, इस पॉइंट को अपन कर देते हैं K, और इसको अपन कर देते हैं T, ठीक है। सो अब क्या होगा कि यहाँ पे डिमांड अपनी ज्यादा बढ़ी है सप्लाई से, तो ये सिचुएशन कौन सी हो जाती है, ये सिचुएशन आपकी हो जाती है बच्चों एक्सेस डिमांड की सिचुएशन, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। यहाँ पे आप क्वांटिटी देखोगे तो क्वांटिटी आपकी बड़ी है, ठीक है। मैंने आपको बोला था पहली कंडीशन के क्वांटिटी डिमांडेड जो है आपकी वो हमेशा इंक्रीज होगी। तो दिस इज Q1। क्वांटिटी आपकी पहले OQ थी, अब क्या हो गई, OQ1 हो गई है। अब प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस भी यहाँ पे क्या हुई है, हमारी प्राइस भी यहाँ पे बढ़ी है। पहले OP थी, अब OP1 हो गई है। क्यों हो गई है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, ठीक है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, प्राइस बढ़ी है। तो प्राइस बढ़ते से क्या होगा कि जो हमारा प्रोड्यूसर है वो उससे सप्लाई को बढ़ा देगा, तो कहाँ आ जाएगा, K से T की तरफ आ जाएगा, और डिमांड यहाँ पे हमारी कम हो जाएगी, तो ये कहाँ आ जाएगा, R से T की तरफ आ जाएगा। तो हमारा नया इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, यहाँ पे T पॉइंट पे हमारा न्यू इक्विलिब्रियम होगा, और T पॉइंट पे हमारी प्राइस क्या हो गई है, बढ़ गई है, और क्वांटिटी डिमांडेड भी हमारी बढ़ गई है, ठीक है। तो पहली कंडीशन आपकी ये है, क्लियर हुआ, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं आगे और दूसरी जो अपनी कंडीशन है इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं। देखो दूसरी कंडीशन में क्या है बच्चों, इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल। यहाँ पे दोनों बराबर हैं, सप्लाई और डिमांड में अपन इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन दोनों को बराबर रेशियो में अपन इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसको भी अपन समझते हैं। देखो ये आपका क्या है, दिस इज योर डिमांड, दिस इज योर सप्लाई, सप्लाई डिमांड, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर ओरिजिन, ठीक है। ये आपका ई पॉइंट है, ये आपकी प्राइस है, एंड दिस इज योर क्वांटिटी। इक्वली अपन को बढ़ाना है। देखो यहाँ पे डिमांड को अपन इतना बढ़ा देते हैं और सप्लाई को भी अपन इतना बढ़ा देते हैं, यानी कि इक्वली अपन ने यहाँ पे इंक्रीज किया है। तो देखो इक्वली जब अपन ने इंक्रीज किया है, ये अपनी क्या है, क्वांटिटी। अब प्राइस देखो, प्राइस क्या है, प्राइस बिल्कुल अपनी बराबर आई है, यानी कि प्राइस में आपको किसी भी तरीके का चेंज देखने को नहीं मिला है ना। क्वांटिटी डिमांडेड आपकी बड़ी है लेकिन प्राइस आपकी वही है। ये आपका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया T, ठीक है। तो जब अपना इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई दोनों बराबर रेशियो में बढ़ता है तो प्राइस हमारी सेम रहती है, लेकिन क्वांटिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है। अपनी फर्स्ट कंडीशन, क्वांटिटी अपनी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सेकंड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन में देखिए यहाँ पे क्या है, इंक्रीज इन डिमांड इज स्मॉलर देन इंक्रीज इन सप्लाई। थर्ड सिचुएशन में क्या है, हम इंक्रीज दोनों में कर रहे हैं, लेकिन जो रेशियो है वो डिमांड का कम है और सप्लाई का ज्यादा है, यानी कि फर्स्ट सिचुएशन का जस्ट ऑपोजिट। इसको समझते हैं। तो देखो ये क्या है आपका, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर ओरिजिन, वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपकी डिमांड, ठीक है, ये आपकी सप्लाई, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्वांटिटी, प्राइस,
ओके अब अपन को इसको इसके अंदर चेंज करना है। ऑलराइट, सो डिमांड में अपन कम चेंज करेंगे, तो अपन डिमांड में इतना इंक्रीज कर, लेकिन सप्लाई में अपन को ज्यादा इंक्रीज करना है, तो सप्लाई में अपन इतना इंक्रीज कर देते। ठीक है, सो दिस इज योर D1, दिस इज योर S1। अब आप देखो कि डिमांड में अपन ने सिर्फ इतना सा इंक्रीज किया है और सप्लाई में अपन ने इतना ज्यादा इंक्रीज किया है, दिस मच अमाउंट। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में क्या है कि क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी है अपनी एज पर द फर्स्ट थिंग, लेकिन जो प्राइस है ये आपका नया इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ये देखो, दिस इज योर R पॉइंट, दिस इज योर K पॉइंट, K और R दोनों कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। कैसे, अब देखो यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा होने का मतलब क्या है, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्सेस सप्लाई। सो एक्सेस सप्लाई के सिचुएशन में क्या होता है कि प्राइस कम हो जाती है, प्राइस कम हो जाती है तो सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड बढ़ जाती है, करेक्ट। सो यहाँ पे देखो प्राइस यहाँ पे क्या हो गई है, कम हो गई है, OP1 प्राइस इतनी हो गई है। ठीक है, सो डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, इधर आ जाएगी नीचे, और जो आपकी सप्लाई है वो भी नीचे आ जाएगी, तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, T पे आ जाएगा, करेक्ट। सो आपने देखा कि फर्स्ट सिचुएशन के अंदर जहां पे इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, ये एक्सेस डिमांड की सिचुएशन थी और इसके अंदर प्राइस बढ़ी है। ठीक है, सो सेकंड वाले में किसी भी तरीके का चेंज नहीं आया है ना, और थर्ड वाले में क्या हुआ, आपकी प्राइस क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, सो ये तो अपन ने सिचुएशन देख ली इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई साइमल्टेनियसली वाली। ठीक है, अब अपन क्या देखने वाले हैं, जस्ट इसकी ऑपोजिट सिचुएशन को अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, यानी कि अब अपन डिक्रीज करने वाले हैं, डिक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई साइमल्टेनियसली। सो अब अपन देखते हैं डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई साइमल्टेनियसली। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिक्रीज इन डिमांड and supply again simultaneously। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे जैसे जब अपन इंक्रीज कर रहे थे तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही थी तीनों कंडीशंस में। यहाँ पे क्या होगा कि हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो पहले से क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, प्राइस हम कैसे तय करेंगे, तो जब हमें प्राइस तय करनी है, प्राइस को तय करने के लिए हमारे पास में अगेन तीन सिचुएशंस होंगी। फर्स्ट सिचुएशन कौन सी है, जिसके अंदर डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई, यानी कि अपन दोनों के अंदर डिक्रीज कर रहे हैं, डिमांड में भी हम डिक्रीज कर रहे हैं और सप्लाई में भी हम डिक्रीज कर रहे हैं, लेकिन जो रेशियो है, जो रेट है, वो डिमांड की ज्यादा है। हम डिमांड को ज्यादा रेशियो में डिक्रीज करेंगे कंपेयर टू सप्लाई। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन है आपकी डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन सप्लाई। ओके, यानी कि दोनों के अंदर डिक्रीज होगा लेकिन बराबर की रेशियो में। थर्ड जो सिचुएशन है बच्चों, इस थर्ड सिचुएशन में अंदर क्या है, डिक्रीज इन डिमांड इज स्मॉलर देन डिक्रीज इन सप्लाई, करेक्ट। सो यहाँ पे अपन एक एक करके तीनों सिचुएशन को समझते हैं। सबसे पहले क्या है, डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई, यानी कि डिमांड में भी डिक्रीज हो रहा है और सप्लाई में भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जो रेट है वो डिमांड की ज्यादा है, यानी कि डिमांड ज्यादा रेट से डिक्रीज होगा देन कंपेयर टू सप्लाई। अब इसको एक बार अपन समझते हैं। ये अपना क्या है, ये अपना ग्राफ है, दिस इज आवर डिमांड, दिस इज आवर सप्लाई, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, दिस इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस, ओरिजिन, क्वांटिटी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, अब अपन ने क्या कहा है यहाँ पे कि डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर, तो ठीक है, डिमांड को अपन थोड़ा सा ज्यादा डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, और सप्लाई को थोड़ा सा हम कम डिक्रीज करते हैं। अब क्योंकि अपन डिक्रीज कर रहे हैं तो अपन लेफ्टवर्ड शिफ्ट होंगे, जब अपन इंक्रीज कर रहे थे तो अपन राइटवर्ड जा रहे थे। ठीक है, सो दिस इज योर S1। अब यहाँ पे देखो
कि आपका नया इक्विलिब्रियम कहाँ है, इधर T, ठीक है, और प्राइस आपकी क्या हुई है, यहाँ पे प्राइस कम हुई है ना, और क्वांटिटी डिमांडेड भी आपकी क्या हुई है, कम हुई है। अब आप एक चीज ये सोचिए कि इकोनॉमी के अंदर जब डिक्रीज इन डिमांड, देखो ये होता है डिमांड, ये होता है सप्लाई, जब डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर, है ना, जब जो डिमांड है वो आपकी ज्यादा तेज गति से कम हुई है, तो पीछे क्या रह जाता है, सप्लाई रह जाती है ना। तो इकोनॉमी में जब डिमांड बहुत कम होती है, सप्लाई ज्यादा होती है, तो क्या वो कौन सी सिचुएशन कहलाती है, वो कहलाती है एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन। तो ये आपकी कौन सी सिचुएशन है, दिस इज एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई क्यों है, क्योंकि डिमांड तो यहाँ पे बहुत कम हो गई, जो डिक्रीज इन डिमांड है वो एक्सट्रीम है, पीछे क्या रह गई, सप्लाई रह गई, तो सिर्फ सप्लाई रह गई है, तो वो एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन हो गई है। एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन के अंदर फिर क्या हुआ है, प्राइस कम हो गई है, प्राइस कम होते से क्या हो जाएगा, डिमांड आपकी बढ़ जाएगी, सप्लाई आपकी थोड़ी सी कम हो जाएगी, और नया इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, टी पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाता है आपकी पहली कंडीशन। ओके, अब अपन यहाँ पे स्विच करते हैं इनटू दी सेकंड कंडीशन। देखो सेकंड कंडीशन में क्या है कि अपन डिक्रीज जो कर रहे हैं डिमांड और सप्लाई में, वो दोनों बराबर का डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम, ओके, प्राइस ओ क्यू, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्स, ठीक है। अब अपन इसके अंदर डिक्रीज करते हैं। सो डिमांड के अंदर भी अपन इक्वल डिक्रीज कर लेते हैं, और सप्लाई के अंदर भी अपन इक्वल डिक्रीज कर लेते हैं। ओके, सो डिमांड के अंदर भी अपन ने इक्वल डिक्रीज कर लिया, और सप्लाई के अंदर भी अपन ने इक्वल डिक्रीज कर लिया। ये आ गया अपना नया इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि हमारी सिर्फ और सिर्फ कंडीशन 1 जो है वो यहाँ पे क्लियर हुई है, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी डिक्रीज हुई है पहले से, लेकिन इस पॉइंट पे जो प्राइस है वो क्या रही है, हमारी सेम रही है, ठीक है। जहां पे डिक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई बोथ आर इक्वल, वहां पे हमारी प्राइस कांस्टेंट रहेगी, और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो हमारी कम हो जाएगी। ओके, जो क्वांटिटी है वो अपनी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। अब फाइनली अपन क्या करते हैं, हमारी जो थर्ड सिचुएशन है इसको अपन देखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों कि डिक्रीज हुआ है डिमांड में भी और सप्लाई में भी, लेकिन सप्लाई थोड़ी ज्यादा तेजी से डिक्रीज हुई है ना, सप्लाई थोड़ी सी ज्यादा डिक्रीज हुई है। अब वही वापस सिचुएशन, एक तरफ है हमारी क्या डिमांड, एक तरफ है सप्लाई, सप्लाई ज्यादा नीचे तक गई है, ज्यादा डिक्रीज हुई है, तो इकोनॉमी में क्या रह गई, सिर्फ डिमांड रह गई। तो ये सिचुएशन किसकी कहलाती है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है ये, है ना, इसको अपन समझते हैं। सो देखो, दिस इज योर डिमांड, दिस इज योर सप्लाई, ये आपका इक्विलिब्रियम, प्राइस ई क्यू, ओके। सप्लाई में डिक्रीज, अच्छा ये अपन ब्लैक पेन से कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सो सप्लाई में डिक्रीज S1 एंड डिमांड में कम D1। अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, नया इक्विलिब्रियम कहाँ है, ऊपर इधर। तो यहाँ पे प्राइस क्या हुई है, आपकी प्राइस बढ़ गई है, ठीक है, इक्विलिब्रियम इज हियर T, ओके। सो इस पॉइंट पे क्या हुआ, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन के अंदर क्या होता है, प्राइसेस को बढ़ा देते हैं, प्राइसेस बढ़ते ही डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई बढ़ जाती है, तो वही चीज हुई है, और ऐसे करके हम कहाँ पहुंच गए, नए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच गए, विच इज T, ठीक है। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, ओके। सो एक तरफ अपन ने देखा था जब अपन इंक्रीज कर रहे हैं डिमांड में और सप्लाई में साइमल्टेनियसली, तब अपन ने 3 सिचुएशंस को कंसिडर किया था। फिर अपन ने क्या देखा कि अपन ने डिक्रीज किया है डिमांड को और सप्लाई को साइमल्टेनियसली, और उसके अंदर भी अपन ने 3 सिचुएशन को कंसिडर किया था, ठीक है। सप्लाई वाली जो सिचुएशन है इसको थोड़ा सा आपको लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, आप यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि भाई डिमांड को ज्यादा डिक्रीज करें, डिक्रीज करना मतलब कम करना, तो इकोनॉमी में से जब अपन डिमांड एलिमिनेट कर रहे हैं तो सिर्फ सप्लाई रह जाएगी, तो वो एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है। जब अपन सप्लाई को पूरी तरीके से हटा रहे हैं तो सिर्फ इकोनॉमी में डिमांड रह जाएगी, तो वो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। आप इस तरीके से ये वाली सिचुएशन को समझिएगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। इसके थोड़े से नोट्स एक बार अपन देख लेते हैं, बहुत ही कम नोट्स हैं इसके, ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ये वाला जो आपका पोर्शन है ये डायग्रामेटिक
आपको थोड़ा सा ज्यादा समझने वाला था, ठीक है, इसलिए मैंने तीनों के ही डायग्राम्स बना दिए हैं और आपको समझा दिया है कि भाई क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर कैसा चेंज रहेगा इंक्रीज के अंदर। सो इंक्रीज जब हम कर रहे हैं दोनों के अंदर तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी इंक्रीज होगी, पॉजिटिव, ओके। जब अपन डिक्रीज कर रहे हैं दोनों के अंदर तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी कैसी रहेगी, डिक्रीज होगी। देखो दोनों तीनों ही सिचुएशंस के अंदर आपने देखा ये डिक्रीज हो रही है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी मैं इसको डिक्रीज कर देती हूँ, तो ये तीनों ही सिचुएशन के अंदर डिक्रीज हो रही है। और जब अपन इंक्रीज कर रहे थे तो तीनों ही सिचुएशन के अंदर क्वांटिटी डिमांडेड आपकी इंक्रीज हो रही थी, है ना। और रही बात प्राइसेस की, तो प्राइसेस आप कैसे तय कर पाओगे, इन तीनों सिचुएशन के अकॉर्डिंग तय कर पाओगे। एक में प्राइसेस आपकी कम हुई है, एक में प्राइसेस के अंदर किसी भी तरीके का चेंज नहीं है, और एक में प्राइसेस आपकी बढ़ी है, ठीक है। और इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई साइमल्टेनियसली के अंदर जस्ट इसका ऑपोजिट था, ओके। सो ये ओवरव्यू है, एक बार इसके नोट्स भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। सो साइमल्टेनियसली शिफ्ट, चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। So simultaneously increase in demand and supply. Simultaneous increase in demand and supply must lead to increase in equilibrium quantity. ठीक है, इंक्रीज के अगर जब अपन बात करते हैं तो हमारी क्वांटिटी भी क्या होती है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी हमारी बढ़ती है कमोडिटी की, ओके। बट द चेंज इन प्राइस है वो किस पर डिपेंड करता है, इन तीन सिचुएशन पे वो डिपेंड करता है। सबसे पहली सिचुएशन, इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, दोनों बराबर हैं। और फिर इंक्रीज इन डिमांड इज स्मॉलर देन इंक्रीज इन सप्लाई, ये देखिए, ये आपकी फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन एंड थर्ड सिचुएशन, ठीक है, तीनों को अपन ने समझ लिया है। उसके बाद में साइमल्टेनियस डिक्रीज किया है अपन ने, सो इसके अंदर भी अपन ने इन तीन सिचुएशन को समझा है। ये देखो, पहली सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन एंड थर्ड सिचुएशन, एज इट इज अपन ने इसको डायग्राम के थ्रू समझा है। So, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्राइस सीलिंग के बारे में थोड़ा सा समझाने वाली हूँ, ठीक है। इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइस फ्लोर, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। सो देखो, प्राइस सीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरली भी। प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है, इसको पहले अपन थोड़ा समझते हैं। सो देखो, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग मतलब आप एक पर्टिकुलर प्राइस को वहां पे फिक्स कर दे रहे हो, मतलब आप प्राइस को सील कर रहे हो, ठीक है। इससे कम या ज्यादा प्राइस नहीं हो, ऑलराइट। और ये काम कर कौन रहा है, ये गवर्नमेंट ये काम करती है, करेक्ट। अब ये दो तरीके की होती है, एक होता है मैक्सिमम और एक होता है मिनिमम, ओके। और इस मिनिमम को अपन प्राइस फ्लोर के नाम से भी जानते हैं, करेक्ट। अब देखो, मैक्सिमम प्राइस सीलिंग की जब अपन बात करते हैं तो किसको अपन ध्यान में रखते हैं, अपन कंज्यूमर्स को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। कि फायदा किसका होना चाहिए, कंज्यूमर्स का फायदा होना चाहिए। जब अपन मिनिमम प्राइस सीलिंग की बात करते हैं, फ्लोर प्राइसिंग की जब अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे अपन प्रोड्यूसर्स का ध्यान रखते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स को दिमाग में रखते हैं या फिर फार्मर्स को अपन दिमाग में रखते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा फायदा जो प्रोड्यूसर्स का होना चाहिए या फिर फार्मर्स का होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं फार्मर्स भी लिख देती हूँ, ऑलराइट। अब आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आएगा। सो देखो, मैक्सिमम प्राइस सीलिंग क्या होती है कि जैसे हमें पता है सबसे पहली चीज कि हमारा जो इक्विलिब्रियम होता है वो कहाँ स्ट्राइक करता है, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाती है और ये हमारी क्वांटिटी हो जाती है ना, ये अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है, ठीक है। ये अपन ने सो फार अभी तक पढ़ा है, करेक्ट। तो देखो, मैक्सिमम प्राइस सीलिंग का मतलब क्या है कि आपको वो मैक्सिमम प्राइस यहाँ पे सील करनी है, गवर्नमेंट को वो मैक्सिमम प्राइस सील करनी है जो कि कंज्यूमर्स के लिए फायदेमंद हो, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ये जो प्राइस है, हो सकता है ये प्राइस जो है ये लोगों को फायदा तो दे रही है, यानी कि कंज्यूमर्स को इससे फायदा तो मिल रहा है, लेकिन क्या पता सिर्फ रिचर सेक्शन को इससे फायदा मिल रहा हो, है ना। तो यहाँ पे अपन को वीकर सेक्शन को ध्यान में रखना है, ठीक है। वीकर सेक्शन जो है हमारी सोसाइटी का, उसको अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए भी अपन इस पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस को क्या करते हैं, कम करते हैं, ठीक है। सो गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस को थोड़ा सा कम कर देती है, ठीक है। किसको ध्यान में रखते हुए, वीकर सेक्शंस को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा कम कर देती है और इस कमोडिटी की जो प्राइस है इसको यहाँ पे सील कर देती है कि इससे ज्यादा इसकी प्राइस नहीं होगी, ओके। अब देखो क्या होता है कि ये अपनी डिमांड है, ये अपना सप्लाई है,
इस प्राइस पे आपकी जो सप्लाई है वो हो जाती है कम और जो डिमांड है वो हो जाती है ज्यादा। यानी कि डिमांड ज्यादा होने का मतलब क्या है? एक्सेस डिमांड की सिचुएशन, करेक्ट? ओके, सो एक्सेस डिमांड होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ब्लैक मार्केट जनरेट हो रहा है, ठीक है? यानी कि जो गुड्स हैं वो किस में बिक रहे हैं? ब्लैक में बिक रहे हैं। यहाँ पे जो सिचुएशन है वो किसकी? एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्सेस डिमांड। ये चीज हमें पता है कि जब भी कोई गुड एक्सेस, जब भी किसी गुड की जो डिमांड होती है वो एक्सेस में होती है तो लोग क्या करते हैं? वहां पे करप्शन करना क्रिएट करते हैं, करप्शन करना स्टार्ट करते हैं, है ना? ब्लैक में लोगों को सामान, मतलब रेट ज्यादा लेकर के और ब्लैक में लोगों को सामान प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पे एक्सेस डिमांड के होने की वजह से यहाँ पे क्या चीजें देखने को मिलती है? करप्शन जैसी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है? और ब्लैक मार्केट देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पे प्राइस सीलिंग, जब अपन मैक्सिमम प्राइस सीलिंग के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर इस तरीके का अपना डायग्राम होता है। एक्सेस डिमांड की आपकी सिचुएशन होती है, यानी कि डिमांड इस पॉइंट पे ज्यादा होती है। डिमांड ज्यादा क्यों हो गई? क्योंकि प्राइस यहाँ पे कम हो गई है। प्राइस के कम होते से ही यहाँ पे प्राइस क्या हुई है? कम हो गई है। डिमांड यहाँ पे एक्सेस में हो चुकी है और एक्सेस में डिमांड होते ही इकोनॉमी के अंदर करप्शन जैसी चीजें देखने को मिलती है, ब्लैक मार्केट जैसी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है? यहाँ पे मैक्सिमम प्राइस सीलिंग की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे, आपसे पूछे कि भाई क्या होता है मैक्सिमम प्राइस सीलिंग, तो आप इसकी डेफिनेशन क्या बताएंगे? इट इज मैक्सिमम प्राइस विच अ seller charge from buyer, ठीक है? ये वो मैक्सिमम प्राइस है जो कि सेलर्स चार्ज करते हैं बायर्स से, ठीक है? अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि यार प्राइस इक्विलिब्रियम से तो यहाँ पे कम कर दिया, फिर इसको मैक्सिमम बोल रहे हैं। इसको अपन ऐसा सोच के चलते हैं कि भाई अपन को अपनी सोसाइटी में सभी लोगों का फायदा करना है, रिच का भी, पुअर का भी। अगर हो सकता है कि अपन इस पी वाली प्राइस पे सिर्फ रिचर सेक्शन इसको अफोर्ड कर पा रहे हो, वीकर सेक्शन इस पर्टिकुलर गुड को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी इस चीज को अफोर्ड कर पाए, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या किया कि प्राइस को थोड़ा सा कम कर दिया और ये वाली मैक्सिमम प्राइस रख दी है कि जो भी यहाँ पे बेचने वाले हैं वो इस प्राइस से ऊपर इसको नहीं करेंगे, ये सबसे मैक्सिमम प्राइस है, करेक्ट? तो ये हो जाता है आपका मैक्सिमम प्राइस सीलिंग। ओके, अब अपन यहाँ पे दूसरी तरफ बात करते हैं मिनिमम प्राइस सीलिंग या फिर प्राइस फ्लोर, ठीक है? यहाँ पे मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ। देखो, मिनिमम प्राइस सीलिंग क्या होता है? दिस इज द मिनिमम प्राइस विच, यहाँ पे मिनिमम प्राइस सीलिंग हम किसको ध्यान में रखते हुए बात करते हैं? इसके अंदर प्रोड्यूसर्स को ध्यान में रखते हुए हम बात करते हैं, ठीक है? यानी कि ये वो मिनिमम प्राइस है जो कि प्रोड्यूसर्स को उनके प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट देती है, ठीक है? मिनिमम प्राइस विच the producers get from their production. So this is the minimum price which the producers get for their production. Okay? अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि मोस्टली अपन फार्मर्स को यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ठीक है? एमएसपी के बारे में आपने सुना होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम प्राइस फ्लोर या फिर मिनिमम प्राइस सीलिंग, सब एक ही बात है, ठीक है? यहाँ पे क्या कर देते हैं अपन? सबसे पहली चीज यहाँ पे इक्विलिब्रियम जनरेट करते हैं। ये देखो, ये अपना इक्विलिब्रियम प्राइस है। This is our demand, this is our supply, and this is the equilibrium. ये प्राइस है, and this is the quantity. Okay. यहाँ पे गवर्नमेंट का मोटिव क्या रहता है कि प्रोड्यूसर्स का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। जैसे यहाँ पे कंज्यूमर्स का बेनिफिट की यहाँ पे बात करी गई थी मैक्सिमम प्राइस सीलिंग में, वैसे ही मिनिमम प्राइस सीलिंग में प्रोड्यूसर्स के फायदे की बात की जाती है। गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है? गवर्नमेंट सोचती है कि भाई देखो, जो भी फार्मर्स हैं, जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, हम चाहते हैं कि उनका फायदा हो, ठीक है? तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट यहाँ से प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा दे कि आप जो कुछ भी प्रोड्यूस करोगे वो आप इस प्राइस में नहीं, आप इस प्राइस में सेल आउट करोगे, ठीक है? जैसे मान लो कि यहाँ पे ये प्राइस थी 10 और गवर्नमेंट ने इसकी प्राइस कर दी 30, तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या बोल रही है कि आप इस प्राइस, ये मिनिमम प्राइस है, ठीक है? आप चाहो तो 35 में बेचो, 40 में बेचो, 50 में बेचो, मतलब जितनी आपकी कैपेबिलिटी आप उतने में बेच सकते हो मार्केट के अंदर, ठीक है? अगर कोई खरीदता है तो वेल एंड गुड है, वरना गवर्नमेंट कहती है कि मैं आप लोगों से खरीदूंगी इस प्राइस पे,
ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट 30 रुपीज के हिसाब से प्रोड्यूसर्स से यहाँ पे जो भी गुड्स हैं, जो भी व्हीट है, राइस है ना, वो गवर्नमेंट इन लोगों से परचेज कर लेती है, ठीक है। सो दिस इज मिनिमम प्राइस फ्लोरिंग, यानी कि गवर्नमेंट कहती है कि आप अपनी प्राइस को बढ़ाओ, ये आपकी प्राइस है, इससे ऊपर अगर आप बेच सकते हो, 30 से ऊपर अगर आप किसी भी प्राइस पे अगर बेच सकते हो और आपका सामान बिकता भी है तो आप लोगों के लिए फायदा है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं बिकता है तो 30 रुपीज में मैं आप लोगों से खरीद लूंगी, ठीक है। गवर्नमेंट ऐसा इनको कहती है। और लास्ट में अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि गवर्नमेंट खरीद के क्या करती है, तो गवर्नमेंट इन लोगों से खरीदती है राशन शॉप्स के लिए, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स जो होती हैं उसके लिए, तो इन सभी चीजों के लिए गवर्नमेंट को बहुत से, और गवर्नमेंट को वैसे भी इन जनरल भी बहुत से जगहों पे उनको ग्रेन्स की जरूरत पड़ती है, ऑयल की जरूरत पड़ती है, जिससे कि वो व्हीकल सेक्शन में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके, है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस प्राइस पे इन फार्मर्स से, इन प्रोड्यूसर से इसको खरीद लेती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे डिमांड और ये आपकी सप्लाई, ये आपकी डिमांड और ये सप्लाई। अब यहाँ पे आपकी डिमांड तो हो गई है कम, तो प्राइस के बढ़ते ही क्या हो जाती है, डिमांड हो जाती है कम और जो सप्लाई हो जाती है वो हो जाती है ज्यादा। तो इस सिचुएशन में जो है वो सिचुएशन किसकी हो जाती है, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन हो जाती है, करेक्ट। ये एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन होती है, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो फार्मर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनसे इस रेट में खरीदते हैं, ठीक है। सो एक तरफ जहां पे अपन मैक्सिमम प्राइस फ्लोरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होती है, गवर्नमेंट प्राइस को थोड़ा सा कम कर देती है, ठीक है, गवर्नमेंट प्राइस को कम कर देती है। और दूसरी तरफ क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो प्राइस को बढ़ा देती है। इधर फायदा होना चाहिए कंज्यूमर्स का और इधर फायदा होना चाहिए प्रोड्यूसर्स का, करेक्ट। सो आई होप कि यहाँ पे आपको प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर यानी कि मिनिमम प्राइस सीलिंग अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा अपन आज के इस वीडियो में इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, करेक्ट। तो चलिए अपन फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 केसेस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ा सा इंटरफेयर करती है इन द कमोडिटी मार्केट, ठीक है, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर के नाम पे, ठीक है। सो देखो ये दोनों ही सिचुएशंस आपको देखने को अभी आगे मिलने वाली है। प्राइस सीलिंग की यहाँ पे बात करते हैं। सो इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। इसके बारे में अपन ने बात कर ली। कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइसेस है वो क्या कौन तय करता है, मार्केट फोर्सेस उसे तय करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई उसे तय करती हैं, ठीक है। इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एसेंशियल ऑफ लाइव्स, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जैसे कि फूड ग्रेन्स हैं, मेडिसिन हैं, आर ऑफन फाउंड टू बी एक्सट्रीमली स्केर्स, वो बहुत उसकी कमी देखी जाती है, ठीक है। तो इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इस तरीके के जो एसेंशियल आइटम्स है उनकी बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है। कॉन्सिक्वेंटली देयर ओपन मार्केट प्राइसेस आर ऑफन वेरी हाई। ऐसा कमी क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि इनकी जो मार्केट में प्राइसेस होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, तो हर लोग, जो भी सोसाइटी के जितने भी लोग हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, करेक्ट। सो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है कि इनकी प्राइस को कम कर देती है, ठीक है। इनकी प्राइस को जैसे ही कम करती है तो क्या होता है, इसकी डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन सप्लायर सोचते हैं कि हमारा तो नुकसान है इसके अंदर, तो अपनी सप्लाई को कम कर देते हैं। तो ये जो सिचुएशन होती है ये कहलाती है कौन सी, एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन, ठीक है। तो एक्सेस डिमांड के सिचुएशन आते ही क्या हो जाता है, ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है ना। अपने को जो करप्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। आपको अगर याद हो कोविड के टाइम पे, कोविड के दौरान क्या हो रहा था, एक्सेस डिमांड थी लेकिन हमारे पास में सप्लाई बहुत ज्यादा कम थी। तो डिमांड क्योंकि ज्यादा थी, सप्लाई बहुत कम थी, तो लोग क्या कर रहे थे, एक एक इंजेक्शन बहुत, मतलब हजारों रुपए में लोगों को बेच रहे थे कि अगर आपको इंजेक्शन चाहिए तो आप 5,000 रुपए दो। और लोग, क्योंकि लोगों को जिंदा रहना है, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने घर वालों के लिए, वो बहुत महंगे में भी उन इंजेक्शन को खरीद रहे थे। तो जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है, सप्लाई कम होती है, तो इस तरीके की सिचुएशन इकोनॉमी में देखने को मिलती है, करेक्ट। नाउ these prices may be so high that the bulk of the poor population find it's difficult to buy them। तो इस मतलब यहाँ पे जो प्राइसेस होती हैं वो बहुत ज्यादा हाई होती हैं। ये इक्विलिब्रियम प्राइस जो है ये बहुत ज्यादा हाई है ना, ये बहुत ज्यादा हाई है। तो हमारी पॉपुलेशन के जो पुअर
पीपल है, जो पुअर जो सेक्शन है हमारी टोटल पॉपुलेशन को, वो इसको प्राइस को अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, प्राइस को यहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ा सा कम कर देती है। उन्हीं गुड्स को, उन्हीं मेडिसिन को, उन्हीं इंजेक्शन को, उन्हीं फूड ग्रेन्स को, मतलब जो भी एसेंशियल आइटम्स हैं उनको लो प्राइस पे बेचना स्टार्ट करती है गवर्नमेंट। ठीक है, इट लेड्स टू अंडर नरिशमेंट एंड मैल न्यूट्रिशन। अब क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट प्राइस कम ना करे, प्राइस वही रहेगी, तो इससे क्या है, सब लोग उसे अफोर्ड कर नहीं पाएंगे, और क्योंकि सब लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो उनके अंदर कमी रहेगी, मैल नरिशमेंट की उनमें कमी रहेगी, कुपोषित रहेंगे, अंडर नरिश रहेंगे वो। ठीक है, सो सच अ सिचुएशन ऑफन कंपेल्स द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस प्राइस सीलिंग। अब ऐसे सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस सीलिंग का इंट्रोडक्शन करती है, यानी कि वो प्राइस को यहाँ पे लो करती है। करेक्ट? It means fixing a maximum price for a commodity which is generally lower than the equilibrium market price। मतलब ये वाली जो प्राइस है ये मैक्सिमम प्राइस है कि इससे ऊपर जो प्राइस है वो नहीं बढ़ेगी, और जनरली अगर देखा जाए तो ये जो प्राइस है जो कि गवर्नमेंट तय करती है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से काफी कम होती है। करेक्ट? प्राइस सीलिंग विद रैशनिंग इज नॉट टोटली फ्री फ्रॉम डीमेरिट्स। अच्छा, अब इसके नुकसान भी बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, अभी अपन ने बात करी थी, लोगों को बहुत लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है ना। कोविड के टाइम पे ही हर चीज के लिए क्या हो रहा था, लंबी लंबी लाइनें बन रही थी, है ना। मेडिसिन के लिए लंबी लंबी लाइनें बन रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी थी, और गवर्नमेंट फिर उन्हें थोड़ा सा कम रेट में भी देने लग गई थी। हॉस्पिटल्स में बहुत लंबी लंबी लाइन और लोग कितने कितने दिनों तक वेट कर रहे थे। ठीक है, ऑफर अ लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब जैसे ही गवर्नमेंट प्राइस को कम करती है तो जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, वो क्वालिटी काफी ज्यादा लो हो जाती है। जैसे राशनिंग शॉप्स जो होती हैं उसके अंदर जो आपको ग्रेन्स मिलते हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं जितनी अच्छी क्वालिटी के दूसरे ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, राशन गुड्स आर ऑफन सोल्ड इन दी ब्लैक मार्केट। अब ये जो गुड्स हैं वो ब्लैक मार्केट में सेल आउट किए जाते हैं रेदर देन बीइंग डिलीवर्ड टू दी पुअर, यानी कि जिनकी वजह से ये रेट को कम किया है, जिन गरीबों की वजह से इस रेट को कम किया है, उनके पास तब भी नहीं पहुंच पा रहा है। इसके ये डीमेरिट्स हैं। ठीक है, सो उनके पास ये तब भी नहीं पहुंच पा रहा है, वो किसके पास ही जा रहा है, वो अमीरों के पास ही जा रहा है, वो भी कम रेट में। तो इस तरीके की ऐसा करप्शन देखने को मिलता है प्राइस सीलिंग की वजह से। ओके, अब प्राइस फ्लोर की बात करते हैं। सो प्राइस फ्लोर मींस द लोएस्ट और मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर अ प्रोडक्ट। ये प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब प्रोड्यूसर्स, सो ये प्रोड्यूसर्स के लिए होती है ना। ये गवर्नमेंट जो है ये प्रोड्यूसर्स को ध्यान में रखते हुए इस प्राइस को तय करती है। ये वो मिनिमम प्राइस होती है जो कि गवर्नमेंट फिक्स कर देती है। ठीक है, द गवर्नमेंट फिक्स फ्लोर प्राइस फॉर अ फार्म प्रोडक्ट्स। अब जो गवर्नमेंट है वो किन प्रोडक्ट्स के लिए ये जो प्राइस है उसको फिक्स करती है, फार्म प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे व्हीट है, राइस है। ओके, दिस रेगुलेट्स इनकम ऑफ द फार्मर्स। अब इसके थ्रू क्या होता है, फार्मर्स की इनकम रेगुलेट हो पाती है। जैसे अब अपन ने अभी थोड़ी सी देर पहले देखा था 30 रुपीज जो गवर्नमेंट ने प्राइस कर दी थी, अगर वो 30 में बेच पा रहा है, 35 में बेच पा रहा है, 45 में, 40 में बेच पा रहा है, तो उसको तो फायदा ही है। अगर वो बढ़ती रेट में नहीं बेच पा रहा है तो कम से कम उसके पास में ये ऑप्शन तो है कि गवर्नमेंट उससे एटलीस्ट 30 रुपीज में तो परचेज कर ही लेगी, तो मतलब फायदा तो उसमें भी है। तो यहाँ पे फार्मर्स की इनकम जनरेट हुई है। करेक्ट? फार्म प्रोडक्ट्स लाइक व्हीट एंड राइस आर सीजनल इन नेचर। अब इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सीजनल होते हैं नेचर में। दीज प्रोडक्ट्स आर हार्वेस्टेड एंड सोल्ड बाय फार्मर्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम स्पैन। अब ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही कम समय में उगाए जाते हैं, बेचे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही कम समय लगता है, बहुत ही शॉर्ट स्पैन में। ऑफन देयर इज अ ग्लट एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट, और काफी बार इन प्रोडक्ट्स की एक्सेस में सप्लाई हो जाती है मार्केट के अंदर, और हमें पता है जब एक्सेस में सप्लाई हो जाती है तो प्राइसेस पे इसका इफेक्ट पड़ता है। तो वो क्या, उससे क्या होता है, जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम पे इफेक्ट पड़ता है। जब प्राइसेस कम हो जाएंगी तो इनकम भी बेचारे की कम होगी, है ना। कोई चाहे एक पर्टिकुलर प्राइस से ज्यादा बेचने में, तो क्या लोग उससे खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। वो क्या कहेंगे कि भाई हमें आपसे खरीदना ही नहीं है, हम दूसरे के पास से सस्ते में ले लेंगे। ठीक है, ये क्यों हुआ इकोनॉमी में? क्योंकि एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है कि एक प्राइस फिक्स कर देती है कि यार इससे कम तो आप बेचना ही नहीं, चाहे कोई भी मत बेचना। ठीक है,
इट लेट्स टू प्राइस क्रैश। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, प्राइस क्रैश की सिचुएशन आती है। इवन अ गुड हार्वेस्ट ब्रिंग्स पॉवर्टी, सो अच्छी फसल के बावजूद भी काफी फार्मर्स को गरीबी देखने पड़ती है। ओके, सो हाई आउटपुट लेट्स टू लो इनकम, सो उनका आउटपुट जो है वो भले ही बहुत ज्यादा है लेकिन उनकी जो इनकम है वो बहुत ही लो है इस पॉइंट पे। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है। अब आप खुद इस सिचुएशन को इमेजिन करके देखिए कि किसी मार्केट के अंदर अगर एक्सेस में सप्लाई होगी तो उसकी प्राइस कम होगी, है ना। अगर आप उसको ज्यादा प्राइस पे बेचना भी चाहो तो भी लोग क्या कहेंगे, बायर्स क्या करेंगे कि नहीं हमें आपसे खरीदना ही नहीं, हम किसी दूसरे से खरीद लेंगे। ऐसा ही देखने को मिलता है, करेक्ट। सो यहाँ पे प्राइस क्रैश की सिचुएशन देखने को मिलती है, तब फिर गवर्नमेंट का यहाँ पे इंटरवेंशन होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, और गवर्नमेंट एक मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर वाली प्राइस तय कर देती है, सील कर देती है, फिक्स कर देती है, करेक्ट। Such a situation would compel the farmer to cut his cultivation. अब इस तरीके की सिचुएशन से फार्मर क्या करता है, वो अपने कल्टीवेशन को कट करने लगता है, क्योंकि उसके पास में आगे इन्वेस्ट करने के लिए अब इतना पैसा है ही नहीं, तो वो अब थोड़ा नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा कम कल्टीवेशन करेगा। This could lead to nationwide shortage of food grains. अब फार्मर को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन अगले साल क्या होगा, सप्लाई कम होगी। क्यों कम होगी सप्लाई? क्योंकि फार्मर्स के पास में अब इन्वेस्ट करने के लिए है ही नहीं, तो हमारा नेशन वाइड जो है वो शॉर्टेज हो जाएगी फूड ग्रेन्स की। सो पूरे नेशन के अंदर फूड ग्रेन्स की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, करेक्ट। टू रेगुलेट इनकम ऑफ द फार्मर एज वेल एज टू अवॉइड शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री, द गवर्नमेंट फिक्सेस फ्लोर प्राइस ऑफ दीज क्रॉप्स। तो इन सिचुएशंस को नहीं फेस करना पड़े इकोनॉमी को, ठीक है, फार्मर्स को भी नुकसान ना हो, जो शॉर्टेज है वो भी ना हो, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है। गवर्नमेंट यहाँ पे फ्लोर प्राइस फिक्स कर देती है। अ मिनिमम प्राइस इज फिक्स्ड से फॉर व्हीट व्हिच द ट्रेडर मस्ट पे टू द फार्मर्स इन द होलसेल मार्केट, ठीक है। सो एक मिनिमम प्राइस यहाँ पे फिक्स हो जाती है, जो कि ट्रेडर्स यहाँ पे फार्मर्स से परचेज करते हैं, ठीक है, व्हीट राइस जो भी है। तो एक यहाँ पे प्राइस फिक्स हो जाती है कि भाई इस प्राइस पे आपको खरीदना है इन फार्मर से, इससे कम प्राइसेस पे कोई भी फार्मर आपको सेल आउट करने के लिए रेडी नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे एक बार इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। सो इस तरीके से इसका कर्व होगा। ये आपकी देखो इक्विलिब्रियम प्राइस है, इस प्राइस पे तो क्या हो रहा था, एक्सेस सप्लाई हो रही थी, फार्मर्स की इनकम जनरेट नहीं हो रही थी, नेक्स्ट ईयर वो इतना कल्टीवेट नहीं कर पाते, तो इकोनॉमी में शॉर्टेज हो जाती, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इस प्राइस को बढ़ा दिया, ये वाली प्राइस कर दी। अब यहाँ पे मार्केट के अंदर जो भी ट्रेडर्स खरीदेंगे वो इस प्राइस पे खरीदेंगे, इससे ऊपर खरीदेंगे। अगर इससे ऊपर बिक रहा है, खरीद रहे हैं सब ट्रेडर्स, तब तो ठीक है। अगर फिर भी थोड़ा बहुत रह जाता है फार्मर्स के पास में जो कि नहीं बिक पाता है, तो गवर्नमेंट उनसे इस प्राइस पे खरीदती है, ठीक है। और इसी को अपन प्राइस फ्लोर के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर अपन मार्केट इक्विलिब्रियम की कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम अपन ने बहुत अच्छे से समझा था। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है, ठीक है, इक्विलिब्रियम की एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हमारी डिमांड और हमारी सप्लाई दोनों क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं, करेक्ट। सो इसको अपन समझते हैं। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यही है कि डिफाइन इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। सो इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको इक्विलिब्रियम के बारे में बता देती हूँ। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इट इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। ये काय की सिचुएशन है, रेस्ट की सिचुएशन है, यानी कि ये इस पॉइंट से ना ही कोई बायर शिफ्ट होना चाहता है और ना ही कोई सेलर शिफ्ट होना चाहता है, ठीक है। ये देखो, ये आपका क्या रहता है, ये आपकी डिमांड है, ये आपकी सप्लाई है, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। और ये इसको अपन मार्केट इक्विलिब्रियम के नाम से भी जानते हैं। इस पॉइंट पे जो आपकी प्राइस होती है, स्पेसिफिक प्राइस जो आपकी तय हो जाती है, इसको अपन इक्विलिब्रियम प्राइस के नाम से जानते हैं। और इस प्राइस पे जो क्वांटिटी यहाँ पे तय होती है, इसको अपन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम प्राइस की जो डेफिनेशन है वो कैसी रहेगी, इट रेफर्स टू दैट प्राइस एट विच मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इक्वल टू द मार्केट सप्लाई। ये वो प्राइस है जिस पे कमोडिटी की जो डिमांड है वो किसके बराबर होगी, कमोडिटी की सप्लाई के बराबर होगी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, आपकी डिमांड है, सप्लाई है, ये आपकी क्या हो जाती है, इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाती है, करेक्ट। ओके,
नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है. सो जैसा अपन ने प्राइस को समझा है, सेम उसी प्राइस पे उसी पॉइंट पे जो क्वांटिटी होती है इसको अपन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के नाम से जानते हैं. सो इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द इक्विलिब्रियम प्राइस इन द मार्केट. इक्विलिब्रियम प्राइस के जो भी कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी होगी मार्केट के अंदर उसको अपन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के नाम से जानते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज मेंट बाय मार्केट इक्विलिब्रियम. और मार्केट इक्विलिब्रियम अब होता क्या है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपके कमोडिटी की जो डिमांड है और उसकी जो सप्लाई है, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल. ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई जब इक्वल हो जाती है तो उस सिचुएशन को अपन इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं. सो मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन इन व्हिच मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इक्वल टू इट्स मार्केट सप्लाई. ठीक है, ये अपना ग्राफ होता है, ये अपना डिमांड कर्व है, ये अपना सप्लाई कर्व है. डिमांड कर्व हमें पता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सप्लाई कर्व हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होता है. ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, इट इज द सिचुएशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम. ओके, नाउ व्हाट इज मेंट बाय एक्सेस डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट. अब एक्सेस डिमांड की बात करी थी, एक्सेस जो कि वर्ड से ही हमें पता लग रहा है, यानी कि ज्यादा. ठीक है, तो ज्यादा डिमांड कौन सी सिचुएशन में होती है भाई, हम डिमांड ज्यादा कब करते हैं, जब प्राइसेस कम हो जाती हैं. सो इक्विलिब्रियम पॉइंट से जब प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस से जब जो आपकी प्राइस है वो कम हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे सपोज करो ये आपकी ओपीई प्राइस थी. ठीक है, अब इससे जब प्राइस कम हो गई तो जैसे ही प्राइस कम हो जाती है तो क्या होता है, डिमांड ज्यादा हो जाती है. और अगर सप्लायर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कम प्राइस पे जो सप्लायर है वो सप्लाई करेगा कम, लेकिन जो बायर्स है वो डिमांड करेंगे ज्यादा. ठीक है, सो ये जो डिमांड है इसे अपन एक्सेस डिमांड के नाम से जानते हैं. करेक्ट. अब इसको खत्म करने के लिए, यानी कि एक्सेस डिमांड को खत्म करने के लिए इकोनॉमी में क्या होना चाहिए, इकोनॉमी में इस पर्टिकुलर गुड की जो प्राइस है इसको वापस से थोड़ा सा इंक्रीज होना पड़ेगा. प्राइस इंक्रीज होगी, लोग डिमांड को कम करेंगे और सप्लायर सप्लाई को बढ़ाएंगे. ऐसे करके ये वापस से किस पॉइंट पे आ जाएंगे, इधर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएंगे. ओके, सो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन कब अकर होती है इकोनॉमी में, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच मार्केट डिमांड इज मोर. ओके, यहाँ पे मार्केट डिमांड जो है वो ज्यादा है, किससे, मार्केट सप्लाई से, एट अ गिवन प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस पे. करेक्ट. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय एक्सेस सप्लाई. अब एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन क्या होती है. सो देखो, जैसा अपन ने एक्सेस डिमांड के बारे में बात करी, एक्सेस सप्लाई में बिल्कुल सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन बस यहाँ पे अपन कंसिडर किससे कर रहे हैं, सप्लाई को. ओके, एक्सेस यानी कि ज्यादा मात्रा में, सप्लाई ज्यादा कब होती है, जब प्राइसेस ज्यादा हो जाती है. ठीक है, यहाँ पे अपन को एक सप्लाई के पर्सपेक्टिव से सोचना होगा कि सपोज करो अगर मैं सप्लायर हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, मैं सप्लाई करूँ, मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, तो मैं क्या चाहूंगी कि भाई प्राइस हाई होगी तो उस पॉइंट पे मैं सप्लाई ज्यादा करूंगी, जिससे कि मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा. करेक्ट. सो यहाँ पे एक्सेस सप्लाई के सिचुएशन में क्या होता है, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच मार्केट सप्लाई इज मोर. यहाँ पे मार्केट डिमांड से ज्यादा मार्केट सप्लाई होती है किसी भी कमोडिटी की एट अ गिवन प्राइस. ठीक है, सो देखो ये आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस है यहाँ पे. ठीक है, ओपी आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस है. अब यहाँ पे जब जैसे ही प्राइस बढ़ी, ठीक है, जैसे ही प्राइस बढ़ी तो वैसे ही सप्लायर ने क्या किया, सप्लाई को बढ़ाना ठीक समझा. लेकिन अगर आप डिमांड की बात करोगे, अगर अपन अपनी बायर्स जो हैं अगर उनकी बात करें तो हमें पता है कि जैसे ही प्राइस बढ़ जाती है वैसे ही हम क्या कर देते हैं, डिमांड को कम कर देते हैं. पहले हम इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, लेकिन हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इतनी हो गई. सप्लाई हमारा स्ट्राइक कर रहा था, लेकिन प्राइस बढ़ते ही सप्लाई हमारी इतनी बढ़ गई. ठीक है, सो आई होप एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई की जो सिचुएशन है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. ओके, सो नेक्स्ट इज हाउ इज प्राइस अफेक्टेड बाय इंक्रीज इन डिमांड. सो इंक्रीज इन डिमांड से जो प्राइस है वो किस तरीके से अफेक्ट करती है, इसको अपन देखते हैं. सो इंक्रीज इन डिमांड वाली सिचुएशन में अदर थिंग्स जो रहती है वो आपकी कांस्टेंट रहती है, लेकिन यहाँ पे चेंज किसके अंदर होता है, प्राइस के अंदर चेंज होता है. ठीक है, सो इक्विलिब्रियम प्राइस मस्ट राइज. करेक्ट. सो यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी. सपोज ये आपकी डिमांड है, ये आपकी सप्लाई है, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है. ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या है, आप कहीं ना कहीं इधर शिफ्ट हुए होंगे, D1 कर देते हैं इसको. ये आपका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये आपका सप्लाई है. सो यहाँ पे क्या हुआ है, ये आपकी पहले प्राइस थी ओपी,
अब इस पॉइंट से अगर कॉरेस्पॉन्ड करें तो ये आपकी जो प्राइसेस हैं वो क्या हो गई, बढ़ गई है, करेक्ट. सो इन सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम प्राइस मस्ट राइज. इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो बढ़ चुकी है. ठीक है, पहले आपका इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे था, अब आपका इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे है. ओके, नेक्स्ट, हाउ इज प्राइस अफेक्टेड बाय डिक्रीज इन डिमांड. अब जैसे ही यहाँ पे डिमांड में डिक्रीज हुआ है वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे बाकी सारी चीजें जो अदर डिटरमिनेंट्स है वो आपके कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन प्राइस यहाँ पे कम हो जाएगी. ओके, सो व्हेन डिमांड डिक्रीजेस इक्विलिब्रियम प्राइस मस्ट डिक्रीज, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड. यहाँ पे आपको इस चीज को एम्फसाइज करना जरूरी है. अदर थिंग्स या अदर डिटरमिनेंट्स जो है आपके वो बिल्कुल अनचेंज्ड रहते हैं. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपन चेंज किस में कर रहे हैं, प्राइस के अंदर. ओके, वी आर जस्ट चेंजिंग इन प्राइस. ओके, नाउ हाउ इज प्राइस अफेक्टेड बाय इंक्रीज इन सप्लाई. अब जैसे ही इंक्रीज इन सप्लाई होता है तो उससे प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ता है. सो इक्विलिब्रियम प्राइस विल डिक्रीज. जो आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस है वो आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. जैसे ये आपकी सप्लाई थी, जैसे ही यहाँ पे सप्लाई में चेंज हुआ तो वैसे ही आपकी प्राइस में क्या हो गई, कमी हो गई. ठीक है, सो इंक्रीज इन सप्लाई विल डिक्रीज द प्राइस, करेक्ट. वही डिक्रीज इन सप्लाई में क्या होगी, आपकी प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी. ओके, ओके, हाउ इज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी अफेक्टेड व्हेन इट्स डिमांड इंक्रीजेस लेस देन सप्लाई. अब यहाँ पे जब डिमांड लेस इंक्रीज होती है सप्लाई से तब प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ता है. सो इस कंडीशन में जो प्राइस है वो क्या हो जाती है, आपकी फॉल हो जाती है. ठीक है, पहले ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट था, अब आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, ये है. तो प्राइस यहाँ पे क्या हो गई, फॉल हो चुकी है. Now, what will be the effect on equilibrium price and quantity of an increase in equal proportion of demand and supply of a commodity? अगर आपकी जो प्राइस, आपकी जो डिमांड है और आपकी जो सप्लाई वो इक्वल प्रोपोर्शन में अगर इंक्रीज करती है तब क्या चेंज होगा. तो यहाँ पे बाकी अदर थिंग्स जो है वो कांस्टेंट रहेगी. जब डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज हो रहे हैं इक्वल प्रोपोर्शन में तो किसी भी तरीके का चेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा. सो देयर विल बी नो चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस. इक्विलिब्रियम प्राइस हमारी कैसी रहेगी, वही की वही रहेगी, करेक्ट. हाउएवर द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज. लेकिन यहाँ पे हमारी जो क्वांटिटी है इसके अंदर आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा, लेकिन जो प्राइस है आपकी वो एज इट इज वही रहेगी, करेक्ट. ओके, डिफाइन प्राइस सीलिंग. अब प्राइस सीलिंग के बारे में अपन ने बात करी थी. प्राइस सीलिंग क्या होता है, अगर इसको शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करना हो तो प्राइस सीलिंग क्या होता है, इट इज अ मैक्सिमम प्राइस. ये वो मैक्सिमम प्राइस होती है किसी भी कमोडिटी की जो कि सेलर है ना, विच द सेलर कैन चार्ज फ्रॉम द बायर्स, जो कि एक सेलर बायर से चार्ज कर सकता है. इट इज द मैक्सिमम प्राइस. ओके, इट रेफर्स टू द मैक्सिमम प्राइस, करेक्ट. अब जैसे ये आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस है तो बहुत से बायर्स ऐसे हैं जो कि इस प्राइस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सो इस कंडीशन में क्या होता है, जो सेलर्स होते हैं वो जो मैक्सिमम अमाउंट बायर से ले सकते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाली प्राइस हो जाएगी. ठीक है, अब इस प्राइस पे क्या होगा, डिमांड ज्यादा हो जाएगी, है ना, और जो सप्लाई है वो आपकी इतनी रहेगी, करेक्ट. सो प्राइस सीलिंग क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी दैट अ सेलर कैन चार्ज फ्रॉम द बायर्स. ओके, अब प्राइस फ्लोर का मतलब क्या होता है, सो इट इज अ मिनिमम प्राइस. ये वो मिनिमम प्राइस होती है जो कि गवर्नमेंट फिक्स करती है. ओके, इट इज द मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर अ कमोडिटी इन द मार्केट. ओके, इट इज डन विद अ व्यू टू स्टेबलाइजिंग इनकम. अब ये क्यों करी जाती है, ताकि इकोनॉमी में जो इनकम है वो स्टेबल हो जाए. ठीक है, ऑफ द फार्मर्स. इकोनॉमी में जो फार्मर्स हैं उनकी जो इनकम है वो स्टेबल हो जाए. सो इस वजह से यहाँ पे जो प्राइसेस हैं गवर्नमेंट उसे सबसे मिनिमम पे लेके आती है, करेक्ट. ऑलराइट, नाउ डिफाइन सपोर्ट प्राइस पॉलिसी. सपोर्ट प्राइस पॉलिसी क्या होती है, सो इट इज द पॉलिसी ऑफ ऑफरिंग मिनिमम प्राइस. सेम वही चीज है, मिनिमम प्राइस यहाँ पे ऑफर की जाती है फार्मर्स को फॉर द परचेज ऑफ देयर ओन आउटपुट. ठीक है, जो उनका खुद का आउटपुट है उसको खरीदने के लिए जो मिनिमम प्राइस है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट उनको ऑफर करती है, इट इज नोन एज सपोर्ट प्राइस पॉलिसी. तो यहाँ पे ये क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस और ये आपकी फ्लोर प्राइस है. ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस थे आपके जो कि थोड़े से इंपॉर्टेंट थे अपनी इस यूनिट के अंदर से. आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे.
अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि अच्छे से समझ में नहीं आया है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।